वैसे तो हमने ट्रायंगल भी उस जनरल एरिया में कवर कर ही दिया था, बट फिर भी एक जनरल ट्रायंगल को क्यों ना हम उसका सेंट्रॉइड बेस से 1/3 हाइट पर होता है इस बात को एस्टेब्लिश करें। तो ये है एक ट्रायंगुलर एरिया, और इस ट्रायंगुलर एरिया का सेंट्रॉइड इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये ध्यान रखना, सेंट्रॉइड मीनिंगलेस है अगर रेफरेंस डिफाइंड ना हो। सेंट्रॉइड पूछना जब तक रेफरेंस डिफाइन ना हो तब तक सेंट्रॉइड के बारे में पूछना बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये पूछना कि मुंबई कितनी दूर है। मुंबई कितनी दूर है ये एक वाहियात क्वेश्चन है, क्योंकि मुंबई कितनी दूर है जैसे ही कोई पूछेगा आप बोलोगे कहां से। गूगल मैप्स में भी आप मुंबई डालते हो तो वो बोलता है स्टार्टिंग लोकेशन तो बताओ बाबा, लखनऊ से मुंबई या भोपाल से मुंबई या हैदराबाद से मुंबई या चांद से मुंबई। चांद पे है अपन, है ना। सो रेफरेंस जब तक डिफाइंड नहीं रहेंगे सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना मीनिंगलेस रहेगा। रेफरेंस गिवन ही होने चाहिए। इस सेंट्रॉइडल एरिया का वाई बार कैलकुलेट करना चाहते हैं हम। क्यों भाई, मैं म्यूट करता हूं, आप क्यों अनम्यूट करते? सादिक कुछ पूछना है? हाँ, अरे वाई बार फाइंड आउट करना है और इसका बेस आपको मालूम है, टोटल बेस है बी और हाइट है एच। बेस इज बी एंड हाइट इज एच। ओके, तो वाई बार फाइंड आउट करना है, इसलिए हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ए वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी ए। अब टोटल एरिया पता है इसलिए उसे फर्दर इंटीग्रल डी ए लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल एरिया मालूम है इसलिए उसे फर्दर छोटे छोटे एरियाज में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, उसे आप सीधे लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, वाई बार फाइंड आउट करना है हमें। इस तरफ हमारे पास है इंटीग्रल वाई डी ए। राइट हैंड साइड इवेलुएट करने के लिए हमें छोटू एरिया सेलेक्ट करना होगा। राइट हैंड साइड इवेलुएट करने के लिए हमें छोटू एरिया सेलेक्ट करना होगा। आप बताएं कैसा छोटू एरिया सेलेक्ट करना चाहिए। मैंने आपको बोला जब भी वाई बार कैलकुलेट करना हो तो बेटर होगा कि आप एक वाई लोकेशन पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सेलेक्ट करें। मैंने आपको ये भी बोला है कि ये सारे रूल्स सिर्फ आपके काम को आसान बनाने के लिए हैं, ये कोई लॉ नहीं है। आप किसी और तरीके से अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वाई बार कैलकुलेट करना हो तो एक छोटू एरिया को एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के टर्म्स में मानना, उससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। वाई डिस्टेंस पर डी वाई थिकनेस का एक छोटू एरिया आपने अज्यूम कर लिया। पूरे एरिया को छोटे 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 एरियाज में ब्रेक करने के लिए वाई डिस्टेंस पर डी वाई थिकनेस का एक छोटू एरिया आपने अज्यूम कर लिया। सो ये हो गया दोस्त, वो छोटू एरिया। दिस इज द छोटू एरिया। परफेक्ट, कूल, ऑसम। नाउ वी आर गोइंग टू गेट वी आर गोइंग टू रिप्लेस दैट डी ए वैल्यू। डी ए वैल्यू क्या होगी? डी ए वैल्यू होगी डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, इसकी हाइट है इस एरिया की, और इसका बेस आप कुछ मान लो अपनी तरफ से। इसका बेस मैंने मान लिया क्वेश्चन मार्क। इस छोटे से एरिया को जहां पर भी हमने सेलेक्ट किया है इसकी विड्थ मैंने मान ली क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर मेरे पास अब है हाफ इंटू विड्थ इंटू हाइट ऑफ टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाई वाई बार, and then we have got integral y dA की वैल्यू। ओ भाई, ये तो सैंडविच बनाई जा सके, इस पर इतना मशीन हीटेड हो रखी है।
अब होगा कूलिंग। चलो, so half into base into height into y bar, and then we are going to have dA क्या है? dA है वो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय dy, मल्टीप्लाइड बाय dy। अब वो क्वेश्चन मार्क मिलना चाहिए कैसे भी करके हमें। कैसे मिलेगा क्वेश्चन मार्क? हाउ वी गेट द क्वेश्चन मार्क? एक्चुअली ये राइटिंग पैड नीचे रखने से मैं झुकता हूँ, एंड डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अगर आपने अपना पोस्चर ठीक नहीं किया तो 2 साल पढ़ाइए, उसके बाद आप पढ़ाने लायक ही नहीं रहेंगे। और बात सही है, क्योंकि मैंने पहले भी क्लास में, मतलब जब पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था, वहाँ शेयर किया था कि यहाँ राइट बैक, अपर बैक में देयर आर 2 डिस्प्लेसमेंट्स, जस्ट बिकॉज़ ऑफ जब तक ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तब तक कम से कम ये था कि सारी क्लासेस खड़े-खड़े लेनी होती थी। यहाँ बोर्ड पर ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ूँ? बी बाई एच अपन वाई। ये लोग ये कह रहे हैं कि ये सब बातें बाद में, पहले आप मेरा आंसर सुनो। सही है। स्मार्ट बोर्ड पर पता नहीं क्यों डिजिट ऑनलाइन में ये जो इंटरफेस है ना, ऐसे एक विंडो अलग होना, और इस पे जो मजा आता है वो आ नहीं पाता कभी स्मार्ट बोर्ड पर। मतलब ठीक है, लोगों को शुरू-शुरू में लगता है, लेकिन पढ़ा दीजिए, लेकिन इस इंटरफेस पे पढ़ा दीजिए। हाँ? खड़े होके ही पढ़ा दीजिए, लेकिन इस इंटरफेस पे ही पढ़ाइए। इस इंटरफेस पर खड़े होके, हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले मुझे एक सेटअप बनाना होगा टेबल को। चलो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पाने के लिए मैं सिमिलर ट्रायंगल पर रिलाई करूंगा। ये ट्रायंगल जो रेड वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल, और ये जो व्हाइट वाला ट्रायंगल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल, दोनों दरअसल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये व्हाइट वाला ट्रायंगल और वो रेड वाला ट्रायंगल दोनों दरअसल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। दिस व्हाइट ट्रायंगल एंड दैट रेड ट्रायंगल बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। कूल। अब ये अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स में हम रेशियो ले सकते हैं। वी कैन टेक द रेशियो। चलो जी, तो इनमें ले लेते हैं रेशियो। रेशियो इज गोइंग टू बी व्हाट? रेशियो इज गोइंग टू बी क्वेश्चन मार्क अपॉन h माइनस वाई। हाइट हो जाएगा इसका h माइनस वाई, क्वेश्चन मार्क अपॉन h माइनस वाई। और पूरे बड़े ट्रायंगल में बेस है b और हाइट है h। यहां से मुझे जो मैंने जनरल डिस्टेंस पर एलिमेंट्री एरिया, छोटू एरिया अस्यूम किया था, उसका बेस पता चल गया, b बाई एच मल्टीप्लाइड बाई h माइनस वाई। उसे पुट करें यहाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू y बार इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू रिप्लेस की जाए। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है b डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई h माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई dy। y की लिमिट क्या होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा एरिया कवर हो जाए, कोई भी बता सकता है कि सबसे नीचे y 0 से शुरू हुआ और मैक्सिमम y h तक जा सकता है। बेस पर, बेस ही रेफरेंस है, तो बेस से ही डिस्टेंस 0 है, और टॉप तक आप जाओगे तो y की वैल्यू मैक्सिमम h बनेगी, h के बियॉन्ड नहीं जाओगे आप। सो आई एम नाउ गोइंग टू गेट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय y बार। यहां पर b बाई h बाहर आ जाएगा और h y का इंटीग्रल होगा h y स्क्वायर बाई 2। b बाई h बाहर आ जाएगा, b बाई एच कॉन्स्टेंट है, उसे आप इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, और h इंटू वाई का इंटीग्रल हो जाएगा h इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर है, उसका इंटीग्रल हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3। उसका इंटीग्रल हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3, 0 से लेकर h तक, 0 से लेकर h तक। सो आई एम गोइंग टू गेट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाई y बार, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है b बाई एच, राइट हैंड साइड में हमारे पास है b बाई एच। h यहाँ पर अगर अपर लिमिट रखूंगा मैं तो मुझे मिलेगा h क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस h क्यूब डिवाइडेड बाई 3, h क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस h क्यूब डिवाइडेड बाई 3। फाइनली आई एम गोइंग टू गेट half into base into height multiplied by y bar, and then I have b by h and h cube by 2 minus h cube by 3। सॉल्व करके देखो, आपको मिलेगा h cube by 6। h cube by 2 minus h cube by 3, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, इतना तो सिंप्लीफाई कर लोगे है, मिलेगा आपको h cube by 6। अब b ने b को मार दिया, 2 ने 6 को 3 कर दिया,
एक h यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी प्रेजेंट है, तो उसे आप राइट हैंड साइड में ले जाएं तो आपको मिलेगा y बार इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है h क्यूब और डिनोमिनेटर में 3 प्रेजेंट है और एक h पहले से प्रेजेंट है, एक h यहाँ से आया, सो h स्क्वायर। मैंने तो पहले ही कहा था, आपने ही नहीं माना। h स्क्वायर और h क्यूब कैंसिल होंगे, h बचेगा, सो आपको मिलता है h अपॉन 3। You get h upon 3. Cool. 1/3 ऑफ द हाइट पे होगा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा 1/3 ऑफ हाइट फ्रॉम बेस। नेचुरली अगर बेस से h/3 पर है, ऊपर से आप मेजर करोगे 2h/3 पर होगा। बेस से अगर h/3 पर है तो टॉप से मेजर करोगे तो 2h/3 पर होगा। क्लियर है? सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑल ऑफ देम आर डन सिमिलरली। छोटा सा एरिया सेलेक्ट करो, डीए की वैल्यू को एक्सप्रेस करो, जो वेरिएबल हो, जैसे यहाँ y वेरिएबल था तो सब कुछ y के टर्म्स में लाने की कोशिश करो, इंटीग्रेट कर दो इस तरह से कि पूरा एरिया कवर हो जाए। पूरा एरिया कवर हो गया तो यू आर डन। पूरा एरिया कवर हो गया तो यू आर डन। क्लियर है? सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरियाज आप एक बार इंटीग्रल कैलकुलस करने के बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि मेन चीज है इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फिर आप सेंट्रॉइड में आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसका कंसेप्ट पता है, लेकिन तरह-तरह के इंटीग्रल्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाए, कई बार उसमें आप फंस सकते हैं अभी, क्योंकि आपने इंटीग्रल कैलकुलस अभी नहीं किया है। सो वंस योर इंटीग्रल कैलकुलस विल बी डन, तो आप किसी भी तरह के कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो, उसका आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर पाओगे इन जनरल। ओके, चलो जी, सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 2 प्रॉब्लम्स क्या हैं? टाइप 2 प्रॉब्लम्स हैं जहां पर पूरे एरिया को आप कई सारे स्टैंडर्ड एरियाज में ब्रेक कर सको। या वेट अ मोमेंट, टाइप 2 में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसे हमें टाइप 1 में कवर करना है जनरल तरीके से, और वो है एक सर्कल का सेक्टर। वो है एक सर्कल का सेक्टर। सर्कल का सेक्टर, हाँ, सर्कल का सेक्टर। सर्कल का सेक्टर मतलब क्या हुआ? सर्कल का सेक्टर मतलब हुआ सर्कल का टुकड़ा। सर्कल का टुकड़ा जो सेंटर से दो बीम्स, सेंटर से दो रेज गई हैं और उन रेज से बना हुआ है। सर्कल का एक टुकड़ा जो सेंटर से दो रेज गई हैं और उन दो रेज से मिलकर बना हुआ है सर्कल का ये पार्ट, दिस पार्ट ऑफ सर्कल। सो बाकी जो सर्कल है वो एक्चुअली है ही नहीं, सिर्फ इतना सर्कल है। ओके, पिज्जा स्लाइस, जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है वैसा कुछ। सो ये ध्यान रखना कि है ये सर्कल का पार्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कल। कहाँ होगा इसका सेंट्रोइड? एंड बाय द वे, सेंटर पे इसका टोटल एंगल, सेंटर पे इसका टोटल एंगल 2 थीटा है या 2 अल्फा है। The total angle of this circular sector at the center is 2 alpha and the radius of the circular sector is r. इस सर्कुलर सेक्टर की रेडियस है, इस सर्कुलर सेक्टर की रेडियस है r and एंगल है 2 अल्फा and the angle is 2 अल्फा। क्लियर? इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा? कहां पर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन कहां पर होगा ये पता है। हैं? कहां पर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन कहां पर होगा ये पता है, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर सेक्टर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। एक बात तो क्लियर है कि सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर कहां होगा ये नहीं पता, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर सेक्टर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। वन थिंग इज क्लियर दैट सेंट्रॉइड होगा इसी सिमेट्रिक एक्सिस पर ही। इस एक्सिस के अबाउट पूरा एरिया सिमेट्रिक है, होगा सेंट्रॉइड इसी एक्सिस पर कहीं। हो सकता है कि सेंट्रॉइड यहां हो सकता है कि सेंट्रॉइड यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो। कितनी दूर होगा सेंटर से वो नहीं पता, लेकिन होगा इसी एक्सिस पर, ये मालूम है। इसी एक्सिस पर कहीं ना कहीं होगा, जानना है हमें इस एक्सिस पर कहां होगा, हमें जानना है इस एक्सिस पर वो कहां होगा। I want to know that centroid
इस सर्कुलर सेक्टर का सेंट्रॉइड किसी ना किसी डिस्टेंस पर होगा, इसी सिमेट्रिक लाइन के अलोंग, इसी सिमेट्रिक लाइन के अलोंग आई वांट टू नो वेयर एग्जैक्टली इज इट गोइंग टू बी, कहां पर होगा वो, आई वांट टू नो। कूल। कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार, टोटल एरिया का मोमेंट बराबर छोटे-छोटे एरियाज के मोमेंट्स का सम, छोटे-छोटे एरियाज के मोमेंट्स का सम, छोटे-छोटे एरियाज के मोमेंट्स का सम इज इक्वल टू टोटल एरिया का मोमेंट। छोटे-छोटे एरियाज के मोमेंट्स का सम इज इक्वल टू टोटल एरिया का मोमेंट। छोटे-छोटे एरियाज के मोमेंट्स का सम इज इक्वल टू टोटल एरिया का मोमेंट। अब आपको छोटू एरिया सेलेक्ट करना होगा। छोटू एरिया सेलेक्ट करने से पहले, क्योंकि हमें इसके टोटल एरिया के बारे में भी नहीं मालूम, इसलिए बेटर होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल एरिया है उसे भी, भाई राइट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए छोटू एरिया वैसे भी सेलेक्ट ही करोगे ना। राइट हैंड साइड तब कैलकुलेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक छोटा एरिया डीए सेलेक्ट करना होगा। तो आप डीए सेलेक्ट करोगे ही तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है उसे आप इंटीग्रल डीए लिख दो, छोटे छोटे एरियाज का सम लिख दो, राइट इट एज स्मॉल 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 एरियाज का सम। सो आपको मिल जाएगा एक्स बार और इंटीग्रल डीए, और राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा इंटीग्रल एक्स डीए। राइट हैंड साइड यू आर गोइंग टू गेट इंटीग्रल एक्स डीए। आप सारी कहानी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप छोटू एरिया क्या सेलेक्ट करते हैं। नाउ एंटायर स्टोरी depends on this, that what छोटू area are you going to select? Huh? What छोटू area are you going to select? Well, there are two tariqas to approach it further. There are two tariqas to approach it further. एक तरीका जो मैंने पहले ही आपको बताया, that जब भी सर्कुलर ज्योमेट्री हो, तो जब भी सर्कुलर ज्योमेट्री हो तो एरिया को एक रिंग के फॉर्म में सेलेक्ट करना, एरिया को एक रिंग के फॉर्म में सेलेक्ट करना आपको कन्वीनियंस देगा, आपके रास्तों को आसान बना देगा। एक तरीका तो ये है कि आप एक छोटे से रिंग को एज एन एरिया सेलेक्ट कर लें, और इस छोटे से रिंग को एज एन एरिया सेलेक्ट करेंगे तो आप डीए लिख सकेंगे बड़े आराम से। डीए यू विल बी एबल टू राइट एज, अगर आपने स्मॉल आर डिस्टेंस पर सेलेक्ट किया, ध्यान से समझियो, बहुत 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 ध्यान से समझिए, तभी आप समझ पाओगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं, where exactly the story is going to take you, you will not be able to understand अगर आप बहुत अटेंटिव नहीं रहोगे। तो आपने स्मॉल आर रेडियस पर डी आर थिकनेस की एक रिंग सेलेक्ट कर ली, एक रिंग सेलेक्ट कर ली, ठीक है। you select a ring of dr radial thickness at small r radius। अब जरा बताना ये छोटू एरिया है क्या। Now you tell me what exactly is this छोटू एरिया। ये जितना छोटू एरिया आपने सेलेक्ट किया है, ये छोटू एरिया कितना है। आप जानते हो r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा, अगर ये एंगल है पूरा 2 अल्फा, सो r मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा, और फिर r मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, थिकनेस से dr, r मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो और वो है dr। इस तरह से आप dA को रिप्लेस कर सकते हो। तो एक यहां से छोटू एरिया सेलेक्ट करने के दो रास्ते खुलेंगे। पहला रास्ता जो है, पहला रास्ता जो खुलेगा वो है रिंग के फॉर्म में डीए एरिया सेलेक्ट करना। डीए एरिया को आपने एक रिंग के फॉर्म में सेलेक्ट किया है, और रिंग के फॉर्म में सेलेक्ट किए हुए उस छोटे से एरिया को आप लिख सकते हो r मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा, जो कि ये आर्क हो गई, ये आर्क की लेंथ हो गई r इंटू 2 अल्फा इंटू रेडियल थिकनेस से आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिलता है 2 अल्फा। पूरे गिवन सर्कुलर सेक्टर के लिए कांस्टेंट है, सो 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई r एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाई dr, 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई r एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाई dr। ये डीए मिल गया, डीए मिल गया तो इसको रखेंगे वहां पर, रखेंगे और सॉल्व करेंगे, x बार, एंड this is going to become 2 alpha r dr, small r dr, and right hand side में integral x
and then 2 alpha and r dr and integration. स्मॉल r की लिमिट होनी चाहिए 0 से लेकर कैपिटल R तक। अगर ऐसे छोटे 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 रिंग्स, ऐसे छोटे 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 रिंग्स आप बनाते जाओगे, स्मॉल r की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी कराते जाओगे, स्मॉल r की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी करा दोगे, तो आप बड़े आराम से, स्मॉल r की लिमिट है ये ध्यान रखना, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। सो r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू कैपिटल R तक, r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू कैपिटल R तक। 2 अल्फा ने 2 अल्फा को मार दिया एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है x बार मल्टीप्लाइड बाई r का इंटीग्रल हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2, r का इंटीग्रल हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर कैपिटल R तक। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या, राइट हैंड साइड में आपके पास, अरे आपके पास क्या, x को r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंटीग्रल तो r के रिस्पेक्ट में है, इंटीग्रेशन तो r के रिस्पेक्ट में है, और राइट हैंड साइड में एक x प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में एक x प्रेजेंट है और इंटीग्रेशन होना है r के रिस्पेक्ट में, तो ये x आपको r के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए। x था क्या, x होता है छोटू एरिया का सेंट्रॉइडल लोकेशन, जो आपने छोटू एरिया माना होता है उसका सेंट्रॉइडल लोकेशन। अभी तक आप इतना छोटा सा रेक्टेंगल मानते थे कि उसका सेंट्रॉइडल लोकेशन उसका x कोऑर्डिनेट या उसका सेंट्रॉइडल लोकेशन उसका y कोऑर्डिनेट ही बन जाता था, लेकिन अब आपका एरिया एक रेक्टेंगल के फॉर्म में नहीं है, और इसलिए जो इंटीग्रल x dA है उसमें x है क्या एग्जैक्टली, इंटीग्रल x dA में वो x एग्जैक्टली है क्या, वो x उस छोटू एरिया का सेंट्रॉइड है, वो भी तो सर एक बार नहीं रिपीट पता। कर दीजिएगा। हम्म, एक सर्कुलर एक सेक्टर है, सर्कुलर सेक्टर का क्या मतलब, सर्कुलर सेक्टर का मतलब सर्कल का एक पार्ट, सर्कुलर सेक्टर का क्या मतलब, सर्कुलर सेक्टर का मतलब सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का एक पार्ट जिसका एंगल है 2 अल्फा सेंटर पर, सर्कल का इतना पार्ट जिसका सेंटर पर एंगल है 2 अल्फा, ये इतना पार्ट आपने चुरा लिया है तुमने जो, ये पिज्जा स्लाइस आपने चुरा लिया, और इस पिज्जा स्लाइस का सेंट्रॉइड कहाँ है ये जानना है हमें। कोई अलग तरीका नहीं अपनाना है, वही तरीका अपनाना है जो अभी तक आप अपनाते आए हो, ax बार इज इक्वल टू इंटीग्रल x dA, एंड उसके बाद अल्टीमेटली कहानी वहीं आकर रुकेगी कि यार वो छोटू एरिया क्या है। अल्टीमेटली इट विल स्टॉप एट द फैक्ट दैट व्हाट इज दैट छोटू एरिया, व्हाट दैट छोटू एरिया इज। अब वो छोटू एरिया सेलेक्ट करने का एक तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी सर्कुलर ज्योमेट्री रहे तो छोटू एरिया आप रिंग के फॉर्म में सेलेक्ट करें, और जब आप छोटू एरिया रिंग के फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे, रिंग के फॉर्म में छोटू एरिया सेलेक्ट करें, आर रेडियस पर डी आर रेडियल थिकनेस का, आपने एक छोटू एरिया सेलेक्ट कर लिया रिंग के फॉर्म में, ये एक रिंग के फॉर्म में सेलेक्ट किया गया छोटू एरिया है। सो रिंग के फॉर्म में आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया, r मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा, ये हो गया रिंग की लेंथ, क्योंकि एंगल आपको पता है 2 अल्फा, और रिंग की लेंथ को आपने थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ध्यान रखना, ये 2 अल्फा पूरी तरह से एक टोटल फिक्स वैल्यू है, सेंटर पर जो एंगल ये बना रहा है, जितना सर्कुलर सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हो वो है 2 अल्फा। The circular sector in which you are interested, that is 2 alpha. So I'm going to get 2 alpha multiplied by r dr. 2 alpha multiplied by r dr. This is method 1. Is that clear? So dA की वैल्यू मिल गई। एक बार आपको dA की वैल्यू मिल गई तो अब इस dA की वैल्यू को वहां पर रखते हैं, and I'm going to get x bar,
एंड डीए की जगह पर रख देंगे 2 अल्फा आर डी आर, डीए की जगह पर रख देंगे 2 अल्फा आर डी आर एंड यहाँ भी डीए की जगह पर रख देंगे 2 अल्फा आर डी आर एंड आर की लिमिट एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए कि हम पूरा एरिया कवर कर पाए। पूरा एरिया कवर करवाने के लिए आर की लिमिट होनी चाहिए 0 से लेकर कैपिटल आर तक। आर की लिमिट होनी चाहिए 0 से लेकर, यहाँ पर मैंने डेलिबरेटली लिमिट में ऐसे लिखा था r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू कैपिटल R, सो दैट आप ये हमेशा ये समझ पाएं कि इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में नहीं, so that you always understand that integration is being done with respect to r, with respect to r। टोटल एंगल 2 अल्फा तो r से इंडिपेंडेंट है। टोटल एंगल 2 अल्फा, रिंग आप कहीं भी सेलेक्ट करोगे उसका टोटल एंगल, इसी तरह की रिंग आप यहां सेलेक्ट करते तब भी उसका एंगल 2 अल्फा होता, इसी तरह की रिंग आप यहां सेलेक्ट करते तब भी उसका एंगल 2 अल्फा होता, इसी तरह की रिंग आप यहां भी सेलेक्ट करते तब भी उसका एंगल 2 अल्फा होता, देन आल्सो इट्स एंगल मस्ट हैव बीन 2 अल्फा। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। सो आई एम गोइंग टू गेट x बार इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2, r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर कैपिटल R तक, 0 से लेकर कैपिटल R तक, x मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई dr, 0 से लेकर कैपिटल R तक। यहां फंस गए आप, यहां फंस गए आप। लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट हैंड साइड में फंस गए आप। राइट हैंड साइड में ये x क्या है एग्जैक्टली? ये x वो छोटू एरिया का सेंट्रॉइड है। अब वो छोटू एरिया का सेंट्रॉइड भी नहीं पता, ये x क्या है एग्जैक्टली? x वो छोटू एरिया का सेंट्रॉइड है, सिर्फ उस रिंग पर फोकस करो, दैट्स इट। सिर्फ उस रिंग पर फोकस करो, दैट्स इट। x इसका सेंट्रॉइड है। जब आप कहते हो डीए मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो x होता क्या है? x होता है उस डीए की सेंट्रॉइड का x लोकेशन। अभी तक के किसी भी प्रॉब्लम में ये चैलेंज आपके सामने नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि अभी तक की सारी प्रॉब्लम्स, ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप सेंट्रॉइड के किसी भी जनरल प्रॉब्लम में कभी भी फंस सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं एब्सोल्यूट क्लैरिटी। सत्य को जब तक उसकी हद तक जाकर ना जानो, तब तक मजा ही नहीं है। So go up to the limit. Go up to the limit and know the truth. So इसका इस एरिया का x लोकेशन r रेडियस की एक रिंग हो और 2 अल्फा उसका एंगल हो सेंटर पर, 2 अल्फा उसका एंगल हो सेंटर पर, तो इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा? अभी तक क्यों नहीं? अभी तक के जो भी प्रॉब्लम्स आपने किए उसमें ये क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई थी? उसमें ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि जब आप समझ लो अच्छे से, उसमें ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि जब आप एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप सेलेक्ट करते हो तो उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का सेंट्रॉइड एग्जैक्टली एक्स कोऑर्डिनेट ही बन जाता है। और इसलिए एक्स को एक्स लिखा आपने, और सही भी था, एक्स को एक्स ही लिखोगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप बहुत एक्यूरेट लिखते तो ऐसा लिखते, बहुत एक्यूरेट लिखते तो आप लिखते एक्स प्लस हाफ ऑफ डी एक्स, एक्स प्लस हाफ ऑफ dx। लेकिन फिर वो हाफ ऑफ dx को x के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही आपने ये जो ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम किया अभी, वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं या कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। बस ये है कि जब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया जाता है तो ये चीज कॉम्प्लिकेटेड रह ही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इस छोटू एरिया का सेंट्रॉइड इंटीग्रल वाई डीए में y जो लिखते हो वो क्या होता है? वो इस छोटू एरिया का सेंट्रॉइड है, वो इस छोटू एरिया की लोकेशन है। इस छोटू एरिया की भी तो लोकेशन कहीं पर मानोगे, तो वो लोकेशन आप लिखते हो y प्लस dy बाई 2 एंड दैट dy इज लाइक, उसको आप सॉल्व भी करने चलोगे तो वो नेग्लेक्ट ही हो जाएगा। और इसलिए छोटू एरिया को हम y डिस्टेंस पर ही मान लेते हैं। रेक्टेंगल के फॉर्म में उस छोटू एरिया को y डिस्टेंस पर मान लेना, रेक्टेंगल के फॉर्म में उस छोटू एरिया को x डिस्टेंस पर मान लेना, ये काम करेगा। बट रिंग
रिंग का सेंट्रॉइड पहले कहीं होगा। मैं आपको अभी के लिए यकीन दिलाता हूं कि एक रिंग का, एक सर्कुलर पार्शियल रिंग का सेंट्रॉइड होता है r sin अल्फा अपॉन अल्फा पे। अभी के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक सर्कुलर पार्शियल रिंग के किसी पार्ट का सेंट्रॉइड होता है r sin अल्फा अपॉन अल्फा पर। यकीन करो मेरा। और जहां तक इस रिजल्ट का सवाल है, तो इस रिजल्ट को आप एक्चुअली प्रूव करोगे डीपीपी में। नहीं सर, आप करवा दीजिएगा प्लीज। मेरा बस चले तो मैं आपका पेपर भी लिख के आ जाऊं बेटा। एक रिंग के लिए x आप अभी के लिए याद रख लो। चलो ठीक है, मैं ही करवा दूंगा। ठीक, आप खुश? एक रिंग के लिए x होता है r sin अल्फा अपॉन अल्फा, वेयर अल्फा इज ओनली हाफ द एंगल। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू वहां रखें, ये वैल्यू सर डीपीपी में ही दे देना। डीपीपी में दे दूं? चलेगा। यस सर। x बार एंड ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। x को आप, अब ये आपको जानना होगा पहले से कि रिंग का सेंट्रॉइड, एक ऐसी रिंग जिसकी रेडियस स्मॉल r हो और जिसका टोटल एंगल 2 अल्फा हो, ऐसी रिंग का सेंट्रॉइड r sin अल्फा अपॉन अल्फा पर होता है। ये आपको जानना होगा। r 0 से लेकर कैपिटल R तक एंड dr। कूल। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x बार एंड r स्क्वायर बाई 2। राइट हैंड साइड में अल्फा तो एक फिक्स पैरामीटर है, अल्फा तो एक फिक्स पैरामीटर है, सो साइन अल्फा बाई अल्फा को मैं बाहर ले लूंगा। अंदर बचता है r स्क्वायर डी आर। r स्क्वायर डी आर को इंटीग्रेट करोगे, मिलेगा r क्यूब बाई 3। सो x बार एंड r स्क्वायर बाई 2 एंड यहाँ पर आपके पास है साइन अल्फा अपॉन अल्फा और ये r क्यूब बाई 3। सो उसे अगर आप लिमिट रखोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल R क्यूब बाई 3। r स्क्वायर ने r स्क्वायर को मार दिया एंड ये 2 उधर जाएगा, तो आपके पास होगा फाइनली x बार इज इक्वल टू 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। x बार इज इक्वल टू 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। एक सर्कुलर रिंग के लिए याद रख लो r साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और सर्कुलर सेक्टर के लिए याद रख लो, सर्कुलर सेक्टर के लिए याद रख लो, सर्कुलर रिंग के लिए याद रख लो बच्चे r साइन अल्फा अपॉन अल्फा। सर्कुलर सेक्टर के लिए याद रख लो 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। दोनों ही केसेस में टोटल एंगल 2 अल्फा है, ये याद रखना। इन बोथ द केसेस टोटल एंगल इज 2 अल्फा एट द सेंटर। बाप रे, इतना सारा ये फैन चला रखा है मैंने, फिर भी लैपटॉप पे पराठे बना लूं मैं। एसी चलाना पड़ेगा थोड़ी देर। लैपटॉप की पावर रेटिंग गिवन हो अगर, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस समय मेरे रूम में कितना एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है। करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। लैपटॉप की पावर रेटिंग गिवन हो, व्हिच इज गिवन 240 वोल्ट और 1.7 एम्पीयर, लगभग 500 वाट। बस तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस समय इस रूम में कितना, किस रेट से एंट्रोपी जनरेट हो रहा है। एंट्रोपी जनरेट हो रहा है, हाँ एंट्रोपी पैदा हो रहा है लगातार, बहुत सारा एंट्रोपी पैदा हो रहा है लगातार। कितना एंट्रोपी पैदा हो रहा है वो कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। ये सर- नोट करो, आपको प्रोसेस समझ में आया या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों फार्मूलाज याद रहने चाहिए। एक सर्कुलर रिंग का सेंट्रॉइड r sin अल्फा अपॉन अल्फा पे हुआ करेगा और सर्कुलर सेक्टर का सेंट्रॉइड 2r sin अल्फा अपॉन 3 अल्फा पे हुआ करेगा। दोनों ही केसेस में टोटल एंगल 2 अल्फा है सेंटर पे, अल्फा नहीं है। कीप दैट इन माइंड। हाँ सर बोलो। सर अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो तुम एक सर्कुलर सेक्टर काट के दिखा दो जो सिमेट्रिक ना हो। अच्छा यस यस नहीं अच्छा क्या, काट के दिखाओ।
अच्छा कहने से थोड़ी ना काम चलेगा। नहीं सर सिमेट्रिक तो हो जाएगा, पर एक्स के अबाउट नहीं होगा ना, फिर कोई ऐसे रैंडम एक्सिस जिस होगी वो। एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा उसको एक्स एक्सिस मान लेंगे ना। हाँ बस फिर ऐसा हो जाएगा। हाँ तो Yes, sir. ये थोड़ी ना कहीं किसी वेद पुराण में कहीं कहीं तो ये नहीं लिखा है ना कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल ही माननी है। नो सर। मान लो ये सर्कुलर सेक्टर गिवन है तो मैं इसको एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे बताया कि सेंट्रॉइड सेंटर से इस एक्सिस के अलोंग 2r sin अल्फा अपॉन 3 अल्फा पे होगा। अब मान लो आप कहो कि नहीं सर, मान लो क्वेश्चन में गिवन हो ये x और ये y, तो भाई साहब आप अगर किसी एंगल पे सेंट्रॉइड की डिस्टेंस निकाल लिए तो उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी तो निकाल ही लोगे ना। यस सर। सेंट्रॉइड की डिस्टेंस आपको किसी एंगल पर पता चल गई, तो उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे, cos थीटा sin थीटा। यस सर। अभी वैसे भी हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अभी हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ही कि ये बात आएगी हमारे सामने जो आपने पूछा है। ये बात आएगी हमारे सामने। इससे पहले कि वो बात आपको बताऊं, मेथड 2 यूज करके देखेंगे किसी प्रॉब्लम को, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि एलिमेंट आप कैसे सेलेक्ट करने वाले हो। हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एलिमेंट्स इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल, वो केस बाय केस डिपेंड करेगा। हाँ एक जनरल गाइडलाइन है जो मैंने आपको दे दी है। ओके सर x क्या है? हाँ x इज इक्वल्स टू r sin अल्फा अपॉन अल्फा, x इज इक्वल्स टू, हाँ ये क्या है? तुमको डिस्टेंस है पता क्या? है कि इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। नहीं और सर, ये तुमको पता है डिस्टेंस है क्या? मैंने कहा कि अच्छा चलो डीपीपी में दे दूंगा, फिर किसी ने कहा कि हाँ सर डीपीपी में ही दे देना, फिर भी मैंने कहा कि नहीं मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। मैंने आप क्यों उसी बात को सुनते नहीं हो। मैंने ये कहा कि अभी के लिए एक रिंग का सेंट्रॉइड, एक रिंग का सेंट्रॉइड r sin अल्फा अपॉन अल्फा पर होता है, ये यकीन कर लो। ये मैं अलग से आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एक रिंग, पार्शियल रिंग का सेंट्रॉइड r sin अल्फा अपॉन अल्फा पे होता है। पार्शियल रिंग मतलब रिंग का एक पार्ट है, पूरी रिंग नहीं है, ठीक है। रिंग का एक पार्ट है, ये है रिंग का एक पार्ट। ठीक है सर, हाँ थैंक्स। अब मान लो ऐसी रिंग होती तो पूरी रिंग हो गई, फिर तो इसका सेंट्रॉइड बीचों बीच होगा। लेकिन मैं ना एक रिंग का पार्ट ले रहा हूं, आई एम टेकिंग द पार्ट ऑफ अ रिंग। जैसे प्रेशर कुकर की रिंग देखी है ना, उसको दो जगह से काट दो। जाओ किचन से लेकर आओ प्रेशर कुकर की रिंग, दो जगह से कट कर दो। करो करो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखने चाहिए। फिर कुकर की सीटी हेलो तो सर। बाद में मिलेगी, पहले माता जी आपकी। सर फिर डिनर ब्रेक में डिनर नहीं मिलेगा। वही ब्रेक मिलेगा ना फिर आपको, हड्डियां ब्रेक होंगी। अरे जे कहाँ चलने लगा। सर वो सेक्टर में अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अपन कंसीडर कर लेते तो डायरेक्टली भी इवैल्यूएट कर सकते थे ना? इसमें इसी सेक्टर में रिंग की बजाय अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते। ये तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सेलेक्ट करना तो प्रॉब्लम हो जाता। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सेलेक्ट करके तो नहीं होगा, लेकिन एक दूसरा तरीका है। हॉरिजॉन्टल सॉरी, स्ट्रिप सेलेक्ट, वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते तो। वर्टिकल स्ट्रिप तो और प्रॉब्लमेटिक है। एक्स बार कैलकुलेट करना है तो वर्टिकल स्ट्रिप इंट्यूटिव है, वर्टिकल स्ट्रिप करनी भी चाहिए, लेकिन वर्टिकल स्ट्रिप और प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकल स्ट्रिप यहां सेलेक्ट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन पे डिफाइंड है। वर्टिकल स्ट्रिप यहां सेलेक्ट करोगे तो एक सर्कुलर कर्व से, सर्कुलर कर्व पे डिफाइंड है। तो आपको पहले तो 0 से लेकर r cos अल्फा तक एक इंटीग्रेशन करना होगा, फिर r cos अल्फा से लेकर r तक दूसरा इंटीग्रेशन करना होगा। पूरे एरिया को दो पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप यूनिवर्सल नहीं है। वर्टिकल स्ट्रिप यूनिवर्सल नहीं है, नहीं तो हम काहे इतना कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच बताते। वर्टिकल स्ट्रिप से अगर हो जाता है, ये हो जाएगा, लेकिन वो और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप ही यूनिवर्सल नहीं है।
वर्टिकल स्ट्रिप यहां सेलेक्ट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन के बीच में डिफाइंड है। वर्टिकल स्ट्रिप यहां सेलेक्ट करोगे तो एक सर्कुलर पार्ट से दूसरे सर्कुलर पार्ट के बीच में डिफाइंड है। और ये इतनी वैल्यू है अल्फा और ये इतनी वैल्यू है आर, तो एक्स हो जाता 0 से लेकर आर क्रॉस अल्फा तक। पहली वर्टिकल स्ट्रिप से कवर होता, फिर दूसरी वर्टिकल स्ट्रिप से कवर होता x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा से लेकर x इज इक्वल टू आर तक। हाँ सर, पर इसमें हमें एक्स की वैल्यू सेपरेटली अगर ना भी पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये पूछ रहा हूँ। अगर x इक्वल टू आर साइन अल्फा अपन अल्फा अगर हमें ना पता हो तो जैसा हमने प्रीवियसली किए हैं वैसे कर सकते थे ना इसको सॉल्व। दो इंटीग्रेशन तो हो जाएगी उसमें कोई। जितने में कितने 5-6 लाइन में सॉल्व किए हो वो याद ही रखना पड़ेगा भाई। ये 5-6 लाइन में सॉल्व किए हो, ये करने में आपको लग जाएंगे, ये हालत खराब हो जाएगी करके देख। सही बता रहा हूँ। हाँ सर, टाइम तो लग जाएगा। हाँ, एक दूसरा तरीका है, कोई अगर सोच सके तो बताए। सर रेडियस के अलोंग एक स्ट्रिप ले लेंगे। सर डबल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं ना, तो double हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे ना integration सर, एक हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा को वेरिएबल कर देंगे सर। गुड 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 गुड, डबल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। परफेक्ट, यस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं नहीं कर रहा हूँ, सही। डबल इंटीग्रेशन जब कहीं कुछ ना समझ में आए तो डबल इंटीग्रेशन तो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, फिर तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। बट फिलहाल इसे सॉल्व करने का एक और बेटर तरीका हो सकता था, और वो है, चलो इसको सेव करो, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ? जबरदस्ती क्यों इसी में सेव सर। तो थीटा को वेरिएबल कर सकते हैं क्या? हाँ, थीटा को वेरिएबल बना के कर सकते हैं। थीटा को वेरिएबल बना दें, एग्जैक्टली थीटा को वेरिएबल बना दें, थीटा को वेरिएबल बना दें। मतलब जैसे पंखे का ब्लेड घूमता है वैसे एक ब्लेड पहले सेलेक्ट कीजिए और फिर उस ब्लेड को घुमा दीजिए। किसी भी थीटा एंगल पर एक ब्लेड सेलेक्ट कीजिए। ये एक ब्लेड सेलेक्ट कर लिया। अब इस ब्लेड को उठाइए और माइनस अल्फा से लेकर माइनस अल्फा सेंटर से नीचे और प्लस अल्फा सेंटर से ऊपर, माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा तक नचा दीजिए। कवर हो गया पूरा एरिया कि नहीं कवर हो गया? थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एक ब्लेड सेलेक्ट कर लिया हमने। अब ये ब्लेड थीटा एंगल पर, फिर से एक बार सुनो ध्यान से, थीटा एंगल पर, सर ये तो आपने नहीं बताया था कि इस तरह से भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तुम सुनते ही नहीं हो ठीक से ना, प्रॉब्लम ये है। मैंने चीख चीख कर बताया था कि एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप या रिंग ही नहीं होगा। कई सारे और तरीके पॉसिबल होंगे डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। मैंने पहले भी आपको कहा था कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ नहीं बन गया है कि आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप और रिंग ही सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो मैंने थीटा एंगल पर एक ब्लेड सेलेक्ट कर ली और इस ब्लेड का एंगल है डी थीटा, इस ब्लेड का एंगल है डी थीटा। अब नेचुरली इस थीटा को अगर मैं नीचे माइनस अल्फा सेंटर से मेजर किया है ना मैंने थीटा, तो सेंटर से नीचे कितना जा रहे हैं आप? माइनस अल्फा। सेंटर से ऊपर कितना आ रहे हैं आप? प्लस अल्फा। अगर मैं माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा तक वेरी करा दूं तो बड़े आराम से मुझे मिल जाएगा दोस्त, बड़े आराम से मुझे मिल जाएगा। सो ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। एक तीसरा तरीका हो सकता है, किसी ने कहा डबल इंटीग्रेशन से। डबल इंटीग्रेशन से भी बताऊं? जानना चाहोगे? बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बता देना। हाँ, बता दूंगा। तो कभी मान लो फंस ही जाओ आप, कुछ भी ना समझ में आए, कोई रास्ता ही ना निकल रहा हो, तो फिर एकदम ही छोटा एलिमेंट मान लेना कहीं पर। कूल। यहां पर मैंने छोटू एरिया सेलेक्ट किया है एक ट्रायंगुलर ब्लेड के फॉर्म में।
ट्रायंगुलर ब्लेड के फॉर्म में। और इस ट्रायंगुलर ब्लेड का एरिया कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगुलर ब्लेड की हाइट, इसको थोड़ा अलग बना लूंगा मैं सो दैट आपको समझने में आसानी हो। इस ट्रायंगुलर ब्लेड को मैंने किसी डी थीटा एंगल पर सेलेक्ट किया है और इस ट्रायंगुलर ब्लेड का हाइट खुद r है, एग्री करोगे आप? इस ट्रायंगुलर ब्लेड का हाइट खुद कैपिटल R है और इस ट्रायंगुलर ब्लेड का बेस है r d थीटा। हाँ, लेकिन ये ट्रायंगल कैसे हुआ जब बेस कर्व्ड है तो? हुआ नहीं, ऐसे कैसे हुआ? ट्रायंगल का बेस कर्व्ड है, स्ट्रेट होता है ना ट्रायंगल का बेस, तो आप ऐसे बेस तो कर्व्ड है ना ये r d थीटा, तो ऐसे कैसे आपने उसको ट्रायंगल बता दिया? मैंने बोला था आपको कि d थीटा इज वेरी 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 छोटा, d थीटा इज बहुत 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 छोटा, तो वो कर्व्ड तो एकदम नेग्लिजिबल है। तो इस ट्रायंगुलर ब्लेड के फॉर्म में जब आप इसे सेलेक्ट कर रहे हो तो इस छोटू एरिया को क्या लिख सकोगे? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो r स्क्वायर d थीटा अपॉन 2, r स्क्वायर d थीटा अपॉन r स्क्वायर d थीटा अपॉन 2। चलो 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 देर मत करो, रखो रखो रखो, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग भी आज खत्म करना है, पहला टॉपिक आज खत्म होना चाहिए। सो x बार इंटीग्रल dA को आप रखने वाले हो r स्क्वायर d थीटा बाई 2, इंटीग्रल dA को आप रखने वाले हो r स्क्वायर d थीटा बाई 2, एंड इस तरफ आपको मिलेगा वंस अगेन dA को आप लिखने वाले हो r स्क्वायर d थीटा बाई 2। ये ध्यान रखना थीटा वेरिएबल है, माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा तक, थीटा वेरिएबल है माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा तक, माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा तक। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया और 2 ने 2 को मार दिया, क्या किए? कूट दिए। एक्स बार एंड डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, लिमिट है दोस्त, लोअर लिमिट है माइनस अल्फा एंड अपर लिमिट है प्लस अल्फा, लोअर लिमिट है माइनस अल्फा और अपर लिमिट है प्लस अल्फा, राइट? एक्स को बड़ी चालाकी के साथ बाहर ले लिया, पता भी ना चलने पाए क्या हो गया। तो x क्या है? 2r/3 नो, ये हो x जाएगा थोड़ी ना r 2r। r/3 cos थीटा। हाँ, आप सही पहुंचे, लेकिन r/3 नहीं, 2r/3। ओके, यस 2r/3 cos थीटा। इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड, जो छोटू एरिया है उसके सेंट्रॉइड का x लोकेशन है x। तो x क्या है? x इस छोटू एरिया के सेंट्रॉइड का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है। x is what? x is the horizontal coordinate of this छोटू area. So I'm gonna get x is equal to, ध्यान से समझियो, x is equal to, ये इतना क्या है? आप बताओ, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सीधे वर्टेक्स से कहाँ होता है? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सीधे वर्टेक्स से होता है 2/3 ऑफ हाइट। अब x क्या हो जाएगा इस छोटू एरिया के सेंट्रॉइड का? 2r/3 cos थीटा। सेंट्रॉइड तो सर टफ है, मैथमेटिक्स है। जितना डर आपको कैलकुलस से लगना चाहिए उतना ही डर सेंट्रॉइड से भी लगना चाहिए। कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस से मान लो आप बहुत खौफ खाते हो तो सेंट्रॉइड से भी खाओ, और इंटीग्रल कैलकुलस को सीखना समझना चाहते हो, उसमें डूबना चाहते हो, तो सेंट्रॉइड को एंजॉय करना शुरू करो। सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब प्योरली मैथमेटिक्स है। इनफैक्ट जब हम मैथ्स करेंगे तब भी करेंगे ये सब थोड़ा बहुत। सो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, एंड x को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2r/3 cos थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय d थीटा। और भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x बार एंड अल्फा माइनस माइनस अल्फा, अल्फा माइनस माइनस अल्फा, राइट हैंड साइड में 2r/3 एंड cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा होगा। ऐसा होता है? नहीं, ये कहाँ होता है? 12th कर लिया होता अगर आपने इंजीनियरिंग करने से पहले, तो काफी अच्छा होता। तो x बार है हमारे पास, अल्फा माइनस माइनस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, अल्फा माइनस माइनस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, एंड आई एम गोइंग टू गेट 2r/3 एंड साइन थीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा, एंड देन माइनस
साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा। अच्छा, साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, ये तो मालूम होगा। हाँ सर, ये मालूम है। बहुत सही, काफी कुछ मालूम रखते हो आप तो। 2r/3 एंड साइन अल्फा एंड साइन माइनस अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। Sin alpha is there and sin minus alpha will become minus sin alpha. So minus minus plus 2 sin alpha. So 2 alpha को उस तरफ ले जाइए and आपके पास होगा 2r और आपके पास होगा 2 sin alpha and डिनोमिनेटर में आपके पास है 3 और 2 alpha। 2 ने 2 को मार दिया। नहीं, तुम आप क्या सोचे थे? नहीं, आप क्या सोचे क्या थे? क्या सोचे थे बताइए? बताइए, आप सोचे क्या थे कि कुछ और मिल जाएगा दूसरे मेथड से कीजिएगा तो? दूसरे क्या, तीसरे मेथड से करो, चौथे मेथड से करो, पांचवें मेथड से करो, कितने भी तरीकों से करो, मिलना वही है 2r sin अल्फा अपॉन 3 अल्फा। पहला मेथड इसलिए भी अच्छा था क्योंकि उसी बहाने आपने सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला भी याद रख लिया, है ना? उसी बहाने आपने सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला भी याद रख लिया कि अच्छा, सर्कुलर रिंग के लिए होगा r sin अल्फा अपॉन अल्फा। बढ़िया। इसके स्पेशल केसेस मेथड 1 से भी हमने फाइंड आउट किया है यही रिजल्ट, मेथड 2 से भी हमने फाइंड आउट किया है यही रिजल्ट। द सेम रिजल्ट वी हैव obtained using method 1 also and the same result we have obtained using method 2 also, that अगर एक सर्कुलर सेक्टर का टोटल एंगल 2 अल्फा है और रेडियस r है तो उसका सेंट्रॉइड पहली बात उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करने वाली लाइन पर होगा और दूसरी बात उसका सेंट्रॉइड उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करने वाली लाइन पर होगा और दूसरी बात 2r sin अल्फा अपॉन 3 अल्फा इतनी डिस्टेंस पर होगा। अब यही अगर सेमी सर्कल बन जाए तो इफ दिस सेम थिंग बिकम्स अ सेमी सर्कल तो कुछ नहीं, 2 अल्फा को पाई रख दो, 2 अल्फा को पाई रख दो, सेमी सर्कल बन जाए, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। Just put 2 alpha is equal to pi. I'm interested in this semicircle. इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा? What's इसका सेंट्रॉइड? 2r sin pi by 2 upon 3 pi by 2. Sin pi by 2 हो जाएगा 1 and 3 pi by 2. 2 न्यूमरेटर में जाएगा 4r and you are going to get 4r upon 3 pi. 4r upon 3 pi. सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करने वाली लाइन पर बेस से 4r अपॉन 3 पाई डिस्टेंस पर हुआ करेगा। एक बार और, सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करने वाली लाइन पर बेस से 4r अपॉन 3 पाई डिस्टेंस पर हुआ करेगा। वन लास्ट टाइम, सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करने वाली लाइन पर बेस से 4r अपॉन 3 पाई डिस्टेंस पर हुआ करेगा। What about quarter circle? What about quarter circle? क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करने वाली लाइन पर 2r and alpha is how much? अल्फा टोटल एंगल 2 अल्फा है जो कि पाई बाई 2 है तो अल्फा पाई बाई 4 हो जाएगा। टोटल एंगल पाई बाई 2 है तो अल्फा पाई बाई 4 हो जाएगा। 2r sin pi by 4 upon 3 alpha and alpha is going to be pi by 4. So I'm going to get
sin पाई बाई 4 होता है 1/√2 एंड ये 4 पाई, सो 8r/3 पाई 3√2 पाई 8। अब ये तो सर बड़ा अजीब सा रिजल्ट है, नहीं? क्वार्टर सर्किल वाला नहीं अच्छा लग रहा। ये अच्छा लग रहा नहीं अच्छा लग रहा क्या होता है भाई? तुमने एक जनरल फॉर्मूला याद रख लिया है 2r sin α/3 α, उसी से निकालते रहो। लेकिन सर एंगल तो π/2 है ना? अरे भाई टोटल एंगल 2 अल्फा होता है, क्यों नहीं समझ रहे हो? ये अल्फा होगा, तो अल्फा π/4 हो गया। लेकिन ये आपको स्लैंटेड डिस्टेंस पता है। अब मान लो इस तरह से अगर x और y एक्सिस डिफाइंड हैं, तो x और y कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हो। 8r/3√2 पाई का cos 45 हो जाएगा x बार और 8r/3√2 पाई का sin 45 हो जाएगा 8r/3√2 पाई का cos 45 हो जाएगा cos 45 हो जाएगा x बार और 8r/3√2 पाई का sin 45 हो जाएगा y बार। एंड दोनों फिर से मिलेंगे 4r/3 पाई और 4r/3 पाई। लेकिन डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, क्वार्टर सर्किल को सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में रखा गया है, सेमी सर्कल को अलग तरीके से रखा गया है। x और y, x बार और y बार इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आपकी एक्सिस किस तरह से डिफाइंड है। मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि सिमेट्रिकली डिवाइड करने वाली लाइन पर होगा और सेंटर से 4r/3 पाई डिस्टेंस पर होगा। पहली बात, सिमेट्रिकली डिवाइड करने वाली लाइन पर होगा। दूसरी बात, 4r/3 पाई डिस्टेंस पर होगा। फिर से एक बार, सिमेट्रिकली डिवाइड करने वाली लाइन पर होगा और सेंटर से 4r/3 पाई डिस्टेंस पर होगा। अब चलो स्टैंडर्ड शेप वाले कुछ करते हैं। इसका डबल इंटीग्रेशन भी जानोगे, चलो जान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव अल्फा और नेगेटिव अल्फा समझा दें हाँ, सर पॉजिटिव नेगेटिव अल्फा का रेंज कैसे ली वो थोड़ा समझा दें सर। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है आपकी, नहीं समझे, फिर से कहिए। सर सर जो रेंज आपने ली थी ना पॉजिटिव अल्फा और नेगेटिव अल्फा सर, तो सर उसमें वो समझ नहीं आया था, वो थीटा जो था वो वेरिएबल ये थे, किस टाइप से वेरिएबल लिए, तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में समझा देते सर। सेंटर से किसी भी थीटा एंगल पर एक लाइन आपने सेलेक्ट की। आप बताओ इसमें लिमिट क्या होनी चाहिए कि पूरा एरिया कवर कर सको? 0 से अल्फा, तो इतना कवर करके बैठ जाओ। अगर आप सेंटर से थीटा एंगल पर एक ब्लेड या एक लाइन डिफाइन कर रहे हो और मान लो आपने कहा कि उसका लिमिट में 0 से अल्फा ले लूं, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू अल्फा तक जाओगे तो इतना ही तो कवर कर पाओगे। आपने किसी जनरल डिस्टेंस पर एक एंगल डिफाइन कर दिया पहले, तो ये थीटा जहां पर आपने एलिमेंट लिया है, जहां पर आपने छोटू एरिया लिया है, wherever you have selected the छोटू एरिया। अब इसको मान लो आप 0 से अल्फा ही इंटीग्रेट करते हो, तो ऊपर वाला आधा ही कवर होगा। 0 से अल्फा अगर इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू अल्फा तक ये इतना कवर होगा। अगर आपको पूरा कवर करना है तो थीटा को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना होगा पहले, और थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा से लेकर थीटा इज इक्वल टू प्लस अल्फा तक पूरा ही घुमाना होगा, तभी आप कवर कर पाइएगा टोटल एरिया। कैलकुलस इतने गंदे तरीके से पढ़ाई जाती है ना आप लोगों को कि अब क्या बताएं। इसलिए इस तरह के डाउट्स उठने जेन्युइन हैं, इसमें आपकी कोई विशेष गलती नहीं है, थोड़ी बहुत है,
क्योंकि लापरवाही तो करते ही हैं सभी, लेकिन ज्यादा गलती आपकी नहीं है। कैलकुलस बहुत गंदे तरीके से पढ़ाई जाती है। दे सर दिए पोस्ट थीटा चार्ट। इवन फंक्शन होता है ना, हाँ पोस्ट थीटा इवन फंक्शन होता है ना, हाँ, वो मतलब सवाल आप अगर ये पूछना चाहते हो कि माइनस अल्फा से प्लस अल्फा करने के बजाय हाँ। 0 से अल्फा करते और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, हम्म, तो जवाब है बिल्कुल सही होता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि अब चलो फिर अभी इसी समय मैं कैलकुलस से खोल के बैठ जाऊंगा, फिर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन भी बताओ, है ना। तो थीटा एंगल पर आपने एक ब्लेड सेलेक्ट कर ली। अब आप बताओ थीटा की वैल्यू आपको क्या लगता है कहां से कहां तक चेंज हो रही है? अगर 0 से अल्फा चेंज करोगे तो सिर्फ ऊपर वाला ही आधा कवर होगा, माइनस अल्फा से अल्फा कवर करोगे तो टोटल कवर होगा। ओके, चलो एक तरीका और देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम को कितने तरीके से सॉल्व कीजिएगा? अरे अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं। इस बार मई एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करेगा जो जनरल 2 डायमेंशनल एलिमेंट है किसी भी स्मॉल r लोकेशन पर, dr रेडियल थिकनेस का, और उस एलिमेंट का सेंटर पर एंगल है d थीटा। सर हाँ सर। सर जैसे सेंट्रॉइड जो निकाल रहे हैं सर, किसी भी रैंडम सेट में वो हमेशा सिमेट्रिकली जो उसको सिमेट्रिक डिवाइड कर रहा है उसी लाइन पे रहेगा ना? हाँ, अगर सिमेट्रिक लाइन है तो उस पर रहेगा, नहीं है सिमेट्रिक लाइन तो कोई बात ही नहीं। ओके सर। अगर सिमेट्रिक लाइन है कहीं तो फिर सिमेट्रिक लाइन पर रहेगा। सो आपने r रेडियस पर dr रेडियल विड्थ का, r रेडियस पर dr रेडियल विड्थ का और d थीटा एंगल का एक सिलिंड्रिकल 2D सिलिंड्रिकल या 2D पोलर एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया आपने। अब इस 2D पोलर एलिमेंट ये हो गया तीसरा तरीका, 2D सिलिंड्रिकल या 2D पोलर एलिमेंट, ये हो गया तीसरा तरीका। ये हो गया 2 डायमेंशनल सिलिंड्रिकल एलिमेंट। बस इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट में क्या नहीं है मित्र? इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट में थिकनेस नहीं है बस। इसी को अगर आप थिकनेस दे दीजिए तो ये 3D सिलिंड्रिकल एलिमेंट हो जाएगा। सिलिंड्रिकल एलिमेंट हमेशा ऐसे सेलेक्ट किया जाएगा, r से r प्लस dr तक, और एंगल होगा d थीटा। और अगर इसी को मैं कुछ थिकनेस दे दूं तो ये 3D सिलिंड्रिकल एलिमेंट बदल जाएगा। अगर ये थिकनेस दे दूं t तो ये 3D सिलिंड्रिकल एलिमेंट में बदल जाएगा। आगे आप देखोगे ये सोम में भी जब हम लोग प्रेशर वेसल्स करेंगे। सो वी हैव दिस 2D सिलिंड्रिकल एलिमेंट एंड इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा r d थीटा। ये लेंथ है r d थीटा और ये लेंथ है dr। सो r d थीटा मल्टीप्लाइड बाय dr, r d theta multiplied by dr. So I'm going to get r dr multiplied by d theta. Perfect. r dr multiplied by d theta. अब dA वैल्यू आपको मिल चुकी है, फटाफट इंटीग्रेट कर दो। x बार एंड dA की वैल्यू मिल जाएगी आपको r dr d थीटा। यहाँ पर इसका x सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा? इसका सेंट्रॉइड है r पर, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट r पर ही सिचुएटेड है पूरा। तो इसका x लोकेशन कितना हो जाएगा? इसका x लोकेशन हो जाएगा r cos थीटा। Its x location is going to become r cos theta. This is r and this is theta. So what's going to be मित्र? ओ भाई थोड़ा वेट कर लेना shear and bending का, है ना। कल से हम लोग shear and bending करेंगे। ये भूल मत जाना कि चैप्टर एक्चुअली shear force और bending moment पे है। इसलिए सेंट्रॉइड में मान लो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो इग्नोर करना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन कोई मास्टर नहीं हो जाता।
So x upon r is equal to cos theta. x upon r is equal to cos theta. So यहाँ से आपको मिल जाएगा x is equal to r cos theta. यक्स को राइट हैंड साइड में यक्स को रिप्लेस करेंगे r dr d theta and right hand side में यक्स को रिप्लेस करेंगे. So I'm going to get x bar multiplied by r dr d theta, r dr d theta, and right hand side में x को रिप्लेस करेंगे r cos theta से, and then we have r and we have dr and we have d theta. Now क्या आपको सेम आंसर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. r को पहले 0 से r तक इंटीग्रेट कीजिए. कहिए हाँ, कहिए हाँ. r को पहले, अरे r को ये हो गया इनर इंटीग्रल 0 से लेकर कैपिटल R, उसके बाद आउटर इंटीग्रल माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा. घबराना मत, क्योंकि तीनों मेथड्स में ये सबसे बढ़िया मेथड है एक्चुअली. r वाले टर्म्स को r के रिस्पेक्ट में और r की लिमिट 0 से कैपिटल R, और उसके बाद cos थीटा वाले टर्म्स को थीटा के रिस्पेक्ट में और थीटा की लिमिट माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा तक. माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा तक सिंप्लीफाई कर लो, मिलेगा 2r sin alpha upon 3 alpha. Simplify it and you are going to get 2r sin alpha upon 3 alpha. सर अब तो और कंफ्यूज हो गए हम. अब तो यही नहीं पता चलेगा कि तीनों में से कौन सा तरीका यूज करें. आप तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप ही यूज करना हमेशा, उसी से हो जाएगा, आप चिंता मत करो. ये तीनों नहीं यूज करने पड़ेंगे आपको. आपको ये तीनों ही तरीके यूज नहीं करने पड़ेंगे. आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप जो सबसे पहले मैंने वो डिनर ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, वैसे आपको ज्यादातर 90% केसेस में वैसे हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल और या फिर वर्टिकल स्ट्रिप सेलेक्ट करके हो जाएगा. बड़े आराम से आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं. हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल स्ट्रिप सेलेक्ट करके. ओके ओके ओके, नोट नहीं किया था सर मैंने. चलो करो, जल्दी करो. मैं पहले ही हेलो आपको सर. बता दूं. हाँ सर सर ये जो पूछो. हाँ सर, मैं बोल रहा था कि सर अगर ये 2D एलिमेंट सिमेट्रिक होगा तभी सर डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लगा सकते हैं. मतलब सर पहले जो किए थे सर y इक्वल टू kx टू द पावर n, वहाँ पर डबल इंटीग्रेशन अगर लगाएंगे तो सर x को भी वैरी करना पड़ेगा 0 टू p और y को भी वैरी करना पड़ेगा 0 टू h. हाँ, नहीं तो डबल इंटीग्रेशन तो लगा ही सकते हैं. अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं, वो आपका शायद क्वेश्चन है. हाँ वहां सर. भी कर सकते. वहां आप एक छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं dx dy. x की लिमिट 0 से b, y की लिमिट 0 से h. हाँ सर, ठीक है सर. सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे हम एरिया निकालते हैं डबल इंटीग्रेशन से, तो मतलब अगर कोई फंक्शन नहीं होता डबल इंटीग्रेशन से करते हैं, और कोई फंक्शन होता है सिंगल इंटीग्रेशन से भी निकलता है, तो ये मतलब वही हो गया ना सर एक तरीके से. हाँ हाँ, एक्चुअली डबल इंटीग्रेशन में जो कुछ भी हो रहा है उसका ही आप समझो बात को. जैसे आपने क्या किया, पहला मेथड क्या था, एक रिंग सेलेक्ट कर लेना. तो वो इसी छोटे से एलिमेंट में एक वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को गायब करना था, और वो वेरिएबल है थीटा. कि मैं थीटा को पहले ही माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, इस छोटे से एलिमेंट को माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक टहला दूंगा, तो फिर थीटा वेरिएबल नहीं रह जाएगा. फिर मुझे ऐसी छोटी छोटी रिंग्स को 0 से लेकर r तक वेरी कराना पड़ेगा. मेथड में आपने इसी एलिमेंट को में से इसी एलिमेंट से r की वेरिएबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की, कि अगर इसी एलिमेंट को मैं सेंटर से लेकर बाहर तक एक्सटेंड कर दूं तो r 0 से कैपिटल R तक कवर ही हो गया. फिर सिर्फ थीटा वेरिएबल बचेगा.
तो मेथड 1 और मेथड 2 इसी मेथड के दोनों बच्चे हैं। यस सर। मेथड 1 में जो आपने रिंग सेलेक्ट की थी वो दरअसल इसी सिलिंड्रिकल एलिमेंट से पैदा हुई रिंग थी। मेथड 2 में जो आपने ट्रायंगुलर ब्लेड सेलेक्ट की थी वो दरअसल इसी जनरल एलिमेंट से पैदा हुई ब्लेड थी। क्लियर सर, समझ गया। सर वो रिंग का जो सेक्टर हमने बताया सर, यहाँ पर ही तो हम कर सकते हैं ना, डीआर को अगर हम वैरी ना कर पाए और थीटा को सिर्फ वैरी कर दे, मतलब ये जो प्रॉब्लम आपने की तो तभी हो जाएगा ना सर वो। ओके सर। आर को वेरी मत करो, थीटा को वेरी करो, बस हाँ हो सर। जाएगा। हाँ और सर अगर कोई सर साइन या कॉस फंक्शन का कोई कार्ड दे दे किसी लिमिट के लिए, तो सर उस टाइम पे सर सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। वहां तो और आसान है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से आसान पड़ेगा। बस ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए आपको। मान लो sin x का कर्व आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये इतने पार्ट का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करो 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। तो कुछ भी नहीं है, बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए। आप इसमें x बार फाइंड आउट करना है क्या इसके लिए? इफ यू हैव टू फाइंड आउट, मान लो ये sin x का पार्ट है, दिस फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ sin x, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ 0 से π/2 तक, तो मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप सेलेक्ट करने वाला हूं। अगर मैं x बार में इंटरेस्टेड हूं, देन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अ वर्टिकल स्ट्रिप एंड x बार इनटू एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x dA। एरिया नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आप एरिया को भी छोटे छोटे एरियाज का सम लिख दो। आप एरिया को भी छोटे छोटे एरियाज का सम लिख दो। एंड छोटू एरिया क्या है? हाइट मल्टीप्लाइड बाय dx। छोटू एरिया इज हाइट मल्टीप्लाइड बाय dx। राइट हैंड साइड में भी लिखो, छोटू एरिया इज हाइट मल्टीप्लाई। ये सब तो आसान है, क्योंकि हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप सेलेक्ट करके हो ही जाएगा। All this is actually easy. You will always be able to solve it using horizontal vertical strips. So x bar and y क्या है यहाँ पर? y है, y is sin x. So रख दो दोस्त, sin x dx। राइट हैंड साइड में y को रिप्लेस करोगे sin x dx। x की लिमिट आप चाहते हो 0 से π/2 तक कवर करना। आप sin x का वो पार्ट कवर करना चाहते हो जो 0 से π/2 तक होता है। You want to cover that much area। कोई इवेलुएट करो ये इंटीग्रल्स, और जिसे नहीं आता हो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार देख लेना। इंटीग्रल कैलकुलस हम कवर करेंगे तो मैं आपको पैदा करके दिखाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, डोंट वरी। Somebody please calculate x sin x इंटीग्रल रिकरिंग फार्मूला से कैलकुलेट होगा। नहीं, रिकरिंग फार्मूला की जरूरत नहीं है, आइलेट वाला वो यूज कर लो ना, फंडा, तो आपको मिल ही जाएगा। अब चलो कंप्लीट ही कर देते हैं फिर, किया है तो। sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x 0 से लेकर π/2 तक, एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है कीप द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेट द सेकंड वन, माइनस डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेट द सेकंड वन, इंटीग्रेट द सेकंड वन एंड देन इंटीग्रेट इट अगेन। या फिर फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का डबल इंटीग्रल प्लस फर्स्ट का डबल डिफरेंशियल इंटू सेकंड का थर्ड इंटीग्रल। ये आप याद रख लो, ये ज्यादा आसान है और इंट्यूटिव है। यू वी अगर है तो यू को ऐसे ही रखा, वी का फर्स्ट इंटीग्रल, यू का फर्स्ट डिफरेंशियल, वी का सेकंड इंटीग्रल प्लस यू का सेकंड डिफरेंशियल, वी का थर्ड इंटीग्रल माइनस u का थर्ड डिफरेंशियल, v का फोर्थ इंटीग्रल प्लस u का फोर्थ डिफरेंशियल, v का फोर्थ इंटीग्रल। सर कहाँ थे आप?
मैं यहीं था, यहीं था, यहीं था, यहीं। सर हाँ सर वो यहाँ पे x को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना एज अ सेंटर ऑफ दैट स्ट्रिप? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, किया है। कोई बार बार फंडा थोड़ी ना बदल जाएगा, एक्स ही तो है उसका सेंट्रोइड। अब जब एक्स ही है तो क्या जबरदस्ती थोड़ी ना एक्स को कोई कुछ और लिखने लगेंगे। अच्छा, वो डायरेक्टली x ही है उसका। एक्स क्या है, छोटू एरिया का सेंट्रोइड। अब वो एक्स एक्स के बराबर ही है, हम क्या करें, पहले क्या हो रहा था, छोटू एरिया के सेंट्रोइड को हम डायरेक्टली एक्स नहीं लिख पा रहे थे ना, प्रॉब्लम वो था। तो हमें फिर एक्स को लिखना पड़ा 2r/3 cos थीटा। इसीलिए छोटू एरिया जब रेक्टेंगल के फॉर्म में रहेगा तो बेस्ट होगा, तो इजीएस्ट होगा। यस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप के फॉर्म में अगर आप कर सको तो वो इजीएस्ट होगा। तो जे लगाओ, जे अभी भी फंडा बताए, जे फंडा लगाइए। टंगड़ंग टंगड़ंग। सर एक छोड़ बार दीजिए सर। सर सर एक्स बार 1 आ रहा है, हाँ एक्स बार 1 आ रहा है मेरा। हाँ, तो बढ़िया बात तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यस सर 1 आ रहा है। वन ही होता है ये। टोटल बेस होता है 1.57 और 1 पर होता है सेंट्रोइड। सो ये हो जाएगा। कभी कभी बहुत सिंपल इस तरह से रिजल्ट आ जाता है ना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का, तो हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं यार, हम ही कुछ गलती कर रहे होंगे। 0 से लेकर π/2 एंड देन x को ऐसे ही रखा, sin x का इंटीग्रल एंड देन x का डिफरेंशियल एंड माइनस cos x का फिर से इंटीग्रल एंड प्लस साइन 1 का डिफरेंशियल माइनस sin x का फिर से इंटीग्रल। जब ये 0 हो चुका है तो आगे सब 0 हो जाएंगे। एवरीबॉडी बिकेम 0। 0 से लेकर π/2 तक j हो जाएगा x बार एंड माइनस साइन के साथ cos π/2 cos 90 होता है 0, cos 0 होता है 1, j हो गया 0 - 1 एंड यहाँ माइनस π/2 इंटू cos π/2 हो गया 0 एंड माइनस माइनस प्लस sin π/2 हो गया 1 माइनस माइनस x की वैल्यू 0 लोअर लिमिट के साथ और लोअर लिमिट में माइनस माइनस प्लस साइन 0 इज 0। ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। बढ़िया। सो ये 1 है राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, x बार होगा 1 यूनिट। आगे बढ़े। अच्छा सर, हाँ सर यहाँ 1 यूनिट मीटर होगा, सेंटीमीटर या कुछ होगा क्या, या सिर्फ 1 यूनिट मतलब क्या? वो तो भाई आपने किस स्केल पे ग्राफ बनाया है उस नहीं, पर डिपेंड करेगा। जैसे अपन अब मान π/2 लो है। रेडियो वेव, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ जो है वो किलोमीटर्स में होती है। एक रेडियो वेव अपनी एक अपनी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से रखता है कि उसकी वेवलेंथ किलोमीटर्स में होती है, जिससे ट्रांजिस्टर चलता है। तो वो वेव अगर तुम हवा में प्लॉट करने चलोगे तो ऐसे, मतलब लखनऊ के एक गोमती नगर से चली वेव, तो फिर जाकर अमौसी एयरपोर्ट पे लैंड हुई, तो वहां ओके शायद सर। आपको स्केल किलोमीटर्स में रखनी होगी, ऐसे चलेगी, ये गई लखनऊ से चली फिर कानपुर लैंड हुई वेव। फिर मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है किलोमीटर्स में, अब कई ये कई 1 रेडियन किलोमीटर। होगा ना सर? हाँ ये 1 रेडियन होगा ना? हाँ, ये 1 रेडियन होगा, ये भी बात सही है। लेकिन सेंट्रॉइड 1 रेडियन कैसे हो सकता है, सेंट्रॉइड तो डिस्टेंस है ना। यस सर, रेडियन तो नहीं होगा। रेडियन नहीं है भाई, यूनिट है। मतलब यूनिट मतलब या तो मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर। ऐसे ही देख लो ना, यहाँ पे देख लो यूनिट्स, ये मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। या फिर सिर्फ एक्स बार की यूनिट निकालनी है तो राइट हैंड साइड में मीटर क्यूब है
एक्स डी ए अपॉन ए, ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब और नीचे मीटर स्क्वायर। हट। बाय द वे, रेडियो वेव्स हो या कोई भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, उनके जादू को रेडिएशन हीट ट्रांसफर में जानेंगे। फिफ्थ, अब करते हैं कुछ ऐसे जहां पर पूरे एरिया को हम स्टैंडर्ड शेप्स में डिवाइड कर सकें, where the whole area can be divided into some standard shapes. For example, let's say we have a circular area, and let's say that circular area is having one more circle removed. तो सर्कुलर एरिया से ना एक और सर्कल रिमूव कर दिया। अब उसको रिमूव इस तरह से किया है कि रिमूव्ड सर्कल का रेडियस जो है, रिमूव्ड सर्कल का डाया जो है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। रिमूव्ड सर्कल का डाया जो है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। Yes, so I'm going to get this removed circle का जो डाया है वो एक्चुअली बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ध्यान से समझियो, ये जो रिमेनिंग शेडेड पार्ट है इसका सेंट्रॉइड कितने होगा ये कैलकुलेट करना चाहते हैं हम। सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। हाँ, ये जो रिमेनिंग शेडेड एरिया है ना इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना है, क्योंकि पूरा एरिया एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। एक बात तो क्लियर है, उस सिमेट्रिक लाइन पर ही सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं होगा। वन थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट द सेंट्रॉइड इज गोइंग टू बी somewhere on that symmetric line। उसी सिमेट्रिक लाइन पर कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड इज गोइंग टू बी ऑन दैट सिमेट्रिक लाइन समवेयर। यहां रेफरेंस मान लें, यहां चलो यहां रेफरेंस मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लेट्स अस्यूम द रेफरेंस हियर। यहां बड़े वाले सर्कल के सेंटर पर बड़े वाले हो आप, बड़े वाले सर्कल के सेंटर पर ही रेफरेंस मान लिया। अब यहां आप इंटीग्रेशन के ख्यालों से बाहर आओ, इंटीग्रेशन के ख्यालों से बाहर आओ, इंटीग्रेशन के ख्यालों में मत डूबे रहो। अब आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, अब आपको सीधे सीधे लिखना है a into x bar is equal to छोटे एरियाज के मोमेंट्स का सम। a को ब्रेक करूंगा मैं a1 माइनस a2 में, और इंटीग्रल x dA को हम लिख सकते हैं इन्हीं एरियाज के मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम। तो इसे लिखेंगे हम लोग a1 x1 माइनस a2 x2, a1 x1 माइनस a2 x2। a1 है पाई आर स्क्वायर, a2 है पाई मल्टीप्लाइड बाई r बाई 2 स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस एक्चुअली r बाई 2 है। a1 है पाई r स्क्वायर और x1 है a2 है पाई मल्टीप्लाइड बाई r बाई 2 स्क्वायर। पहले वाले सर्कल का इस रेफरेंस से x लोकेशन है 0। बड़े वाले सर्कल का सेंटर वही है जहां आपका रेफरेंस है, बड़े वाले सर्कल का सेंट्रॉइड वही है जहां आपने रेफरेंस माना है। तो x1 हो गया 0। छोटे वाले सर्कल का सेंट्रॉइड आपके रेफरेंस से प्लस r बाई 2 पर है। छोटे वाले सर्कल का सेंट्रॉइड आपके रेफरेंस से प्लस r बाई 2 पर है। छोटे वाले सर्कल का सेंट्रॉइड आपके रेफरेंस से प्लस r बाई 2 पर है। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। दिस इज गोइंग टू बी 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 एंड पहला टर्म है 0, दूसरा टर्म है पाई आर स्क्वायर बाई 4,
दूसरा टर्म है पाई आर स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई आर बाई 2। भाई को आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया एंड मुझे मिलता है 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2। पूरे मतलब रिमेनिंग शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड r बाई 6 पर होगा और सेंटर से लेफ्ट की तरफ होगा। रिमेनिंग शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड r बाई 6 पर होगा और माइनस साइन क्या बताना चाहता है आपको? माइनस साइन ये बताना चाहता है कि वो सेंटर से लेफ्ट की तरफ होगा। Minus sign just wants to tell you that it is going to be on the left side of the reference। जहां भी आपने रेफरेंस माना है उससे लेफ्ट साइड पर होगा। आगे बढ़ेंगे। सर ये डिस्क है ना? ये डिस्क है ना सर? नहीं, स्फीयर है। अब सर एरिया स्फीयर में इससे होगा। हाँ सर, स्फीयर रहेगा तो सिर्फ सेंट्रॉइड से करेंगे ना उसको फिर। स्फीयर रहता तो वॉल्यूम लिखते हैं ना। वॉल्यूम, यस सर। सर एक्स एक्सिस पर है इसलिए एक्स बार ही आएगा ना। हाँ, जब भी कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर डिफाइंड होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। सर देखने से ऐसा लग रहा है कि r बाई 4 ही पर होगा ना? सॉरी सर, r बाई 2 पे। मतलब माइनस की तरफ या नहीं प्लस की सर, तरफ? प्लस की तरफ। प्लस की तरफ क्यों भाई? प्लस की तरफ से तो एरिया हटा दिए हो ना, तो ज्यादा एरिया तो माइनस की तरफ अवेलेबल है ना। प्लस की तरफ से तो आपने एरिया हटा दिया है ना। तो जिस तरफ से एरिया हटा दिया, अब इस तरफ एरिया अभी भी अवेलेबल है, तो इस तरफ के एरिया का प्रभाव यही पड़ेगा कि सेंट्रॉइड इधर कहीं लोकेटेड होगा। सेंट्रॉइड क्या रिप्रेजेंट करता है कि एरिया कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। एरिया अगर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ सेंट्रॉइड खिसकेगा, एरिया राइट की तरफ ज्यादा है तो सेंट्रॉइड राइट की तरफ खिसकेगा। यही वजह है कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बेस से नजदीक होता है, क्योंकि नीचे एरिया ज्यादा है, ऊपर एरिया कम है। इसीलिए नीचे से 1/3 और ऊपर से 2/3 है। या फिर सेमी सर्कल में आपको क्या मिला? 4r बाई 3 पाई। अब 4r बाई 3 पाई देखिए 0.5r से भी कम है। कितना है? कैलकुलेट ही कर लीजिए। 4/3 and divided by pi 0.42r। तो बीच से नीचे है कहीं। क्यों बीच से नीचे है सेंट्रॉइड? बताओ। क्योंकि नीचे ज्यादा एरिया है और ऊपर कम एरिया है। जब आप नीचे हो तो खूब सारा एरिया है और जब आप ऊपर हो तो कम एरिया है। तो जिधर एरिया ज्यादा होगा सेंट्रॉइड हमेशा उधर की तरफ खिसकेगा, क्योंकि रिप्रेजेंट ही करता है वो कि कहां पर टोटल एरिया कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकेगा। प्रॉब्लम नंबर 6। बाय द वे, मैंने जो ऑफलाइन को लेकर मैसेज पोस्ट किया है, जस्ट टू क्लैरिफाई, यू गाइस should not worry by even 1%, ओके? 1% भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि आपकी क्लासेस और जो ऑफलाइन बैच शुरू होगा उसकी क्लासेस दोनों कोइंसाइड ही नहीं करेंगी। सर ऑफलाइन कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है? दिल्ली। सर ऐसा कुछ होगा कि ऑनलाइन से फिर ऑफलाइन में जाना चाहते हैं, आके क्लास करना चाहते हैं तो? और क्या, तो उसमें जो आपका जो ऑनलाइन वाले अपग्रेड करना चाहेंगे ऑफलाइन में यस सेम ईयर में, उनका ये डिडक्ट तो होगा ही। मतलब ये चीटिंग थोड़ी ना होगी कि उनसे ऑफलाइन की पूरी फीस
हाँ, लेकिन मतलब एक्चुअली उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग इस तरह का सिनेरियो रहने वाला है। ऑनलाइन ओनली का एक पैकेज होगा, ऑफलाइन ओनली का एक पैकेज होगा और ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का एक पैकेज होगा। तो उसमें मान लो जो ऑनलाइन वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं मुझे अब ऑनलाइन नहीं चाहिए, सिर्फ़ ऑफलाइन। तो ऑफलाइन की जो भी फीस होगी, उसमें जो ऑनलाइन की फीस उन्होंने पहले से दी हुई है वो एडजस्ट हो जाएगी, पूरी एडजस्ट हो जाएगी। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का जो पैकेज होगा, वैसे जो ऑफलाइन ओनली पे जाएँगे ना, वो ज़्यादा सही है क्योंकि उसमें प्रेशर रहेगा। फिर एक मन ये भी करता है कि नहीं बाद में रिवाइज़ करने में काम आएगा, है ना? ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। यस सर। सर ये कोड ऑनलाइन डायग्राम एक्सेस तो के देखिएगा पास प्लीज। वो चीज़ें हमें बाद में भी अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड मोड में बाद में रिवाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वो एक सहूलियत भी दे देता है। फिलहाल ऑफलाइन का ये तो बात सच है कि ऑफलाइन का जो डिसिप्लिन है, वो 100 में 5 लोग ही बाय डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन में गेन कर सकते हैं। ये बात सिर्फ़ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है। ये बात सिर्फ़ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये बात इवन सर्विसेज़ में भी है। अब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। 4-4 दिन प्रोजेक्ट डिलेड होते चले जा रहे हैं। सर आज नेट नहीं आ रहा है, आज ये हो गया, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं ऑफ़िस जाएगा इंसान, जाके बैठ के करेगा 5 घंटे काम, तो वो 5 घंटे में बहुत प्रोडक्टिव होके काम करेगा। और वर्क फ्रॉम होम करेगा तो वो दिन भर काम लेकर बैठा रहेगा, ठीक? लेकिन फिर भी वो उस प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर सकेगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैं। मेरी प्रोडक्टिविटी आज तक कभी अफ़ेक्ट नहीं हुई। सर ये होता कैसे सर? हम लोग को भी बता दीजिए। ये सर मैं भी पूछ रहा था कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ और हमसे नहीं होता। सर आज का लेक्चर यही रखते हैं सर, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। सर पोयम। चलो अलग-अलग डिमांड्स। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, देखो समझो बात को। सबसे बड़ा यही होगा पज़ल सर तो है ओपन। ज़िंदगी। कई बार तो इंसान को यही नहीं पता चल पाता ना कि वो क्यों है, उसका पर्पस क्या है। मेरा इस मामले में मानना ये है कि दुनिया जो है वो अगर कोई ऊपर वाला है, तो उसने दुनिया को एक गार्डन की तरह रखा है और उस गार्डन में लिली भी है, रोज़ भी है, लोटस भी है, कनेर भी है, चमेली भी है, आम भी है, नीम भी है, बबूल भी है, घास भी है और बाँस भी है। गेहूँ भी है, धान भी है, उस गार्डन में, उस जंगल में। अब धान जो है वो बाँस नहीं बन सकता और बाँस जो है वो आम नहीं बन सकता। आम जो है वो गुलाब नहीं बन सकता और गुलाब जो है वो बबूल नहीं बन सकता। बट इट डज़न्ट मीन कि कोई ज़्यादा है, कोई कम है। इट डज़न्ट मीन कि कोई किसी का रोल इवन जो लोग अपने आप को बहुत मतलब जो बहुत नेम्ड फेम्ड हैं और वो समझते हो कि उनके बिना शायद दुनिया में कुछ डेफिशिएंसी होती। तो यहाँ तो मतलब कितनी भी बड़ी आपकी ईगो हो, उससे बड़ा ये गार्डन है। कोई भी गुलाब कितना भी सोच ले कि मैं महकता हूँ इसलिए बगीचा महकता है और इसलिए यहाँ भंवरे गुनगुनाते हैं। वो दरअसल ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो इकोसिस्टम का सिर्फ़ एक पार्ट है, एक मीडियम है और वो उसका एक रोल है, उसको प्ले करेगा और आगे बढ़ेगा और उसको रिप्लेस करने वाले फिर बहुत सारे गुलाब और आएँगे। ये थोड़ा फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ड्यूटी का, वर्क का या कर्म का। लेकिन यहाँ ये एंड है। ये जिस दिन अचीव हो जाता है, उस दिन इंसान इसलिए नहीं करता है कि उसको कुछ पाना है इसलिए करता है। ये जिस दिन अचीव हो जाता है, उस दिन इंसान जो करता है वो अ, एक सर्विस के तौर पर करता है। वो एक इस तौर पर करता है कि हाँ, मैं हूँ गुलाब, मेरा काम ही है खिलना। इस बगीचे में मेरा एक रोल है और उस रोल को मुझे जीना है एंड दैट्स हाउ दिस गार्डन हैज़ बीन वर्किंग एंड दैट्स हाउ दिस गार्डन विल कीप वर्किंग। ये जिस दिन आ जाता है, उस दिन किसी ये लेकिन एंड है। ये एंड है। ये शुरू में नहीं आता है। क्योंकि शुरू में इंसान को लगेगा ना क्यों खिलूँ मैं? जब मैं चिल मार सकता हूँ, तो मैं क्यों खिलूँ?
हो सकता है मुझे ऊपर वाले ने चिल मारने के लिए बनाया हो, कि मेरा पर्पस है चिल मारना, घास की तरह आराम से दबे रहना नीचे, तो क्यों बांस बनना? ये एंड है, ये क्या कहते हैं उसको, ड्यूटीफुलनेस की चरम सीमा या पराकाष्ठा है। This is the limit where you realize that you have a role and you are not playing that role to get something, or you're not playing that role to do some favor on something. You're playing that role because you'll have to. That's what you're made for. But as I said, ये बहुत आगे का स्टेप है। पहला स्टेप शुरू होता है जुनून से, पैशन से, दीवानगी से, कुछ पाना है। एक लिमिट आती है जहां आप पाने वाने के ऊपर उठ चुके होते हो, जहां आपको पता है कि यू आर जस्ट अ ड्रॉप इन द रिवर। बट एक समय तो पानी, जब बर्फ से पानी बनता है तो उसको समंदर की चाहत होनी चाहिए। जब उसको समंदर की चाहत होती है तो फिर वो टकराता है चट्टानों से, इधर-उधर लड़खड़ाता है, गिरता है झरनों से, झीलों से, और चल पड़ता है। सर्दियों से, धूपों से। समंदर तक पहुंचने की जो स्टेप है वो मैंने पहले आपको बता दी, ताकि आपको ये पता रहे कि दिस इज द एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन शुरुआत वहां से नहीं होती है, शुरुआत कभी सर्विस से नहीं हो सकती। और जो लोग प्रिटेंड करते हैं वो शायद गलत प्रिटेंड करते होंगे। शुरुआत हमेशा होती है एक जुनून से, एक एम्बिशन से, कि हाँ आई हैव टू गेट समथिंग। और इसलिए एक ड्रीम बनाओ, उस ड्रीम को जीना शुरू करो, उस ड्रीम को के लिए फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि अगर एंड ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता कि कुछ जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें पाके और कुछ लग्जरियस लाइफ जी के मर जाना है, अगर वो एंड ऑब्जेक्टिव होता तो शायद मुझे लगता है कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग ये करके चले गए और कोई याद वाद नहीं रखता है उन्हें, और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग आगे भी करके चले जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा उन्हें। बट शुरुआत यहीं से होती है कि आप एक ड्रीम बनाओ और उसको अपनी जिंदगी बना लो, और फिर वहीं से वो ड्रीम को जब आप पकड़ के और उस पे ही उसको अपनी जिंदगी बना लेते हो, उसको जीते हो, उसको वो सांस आपकी बन जाता है, तो वो कितना भी आइसोलेटेड ड्रीम क्यों ना हो, सब गेट में कोई स्कोप नहीं है, गेट नहीं कर रहे, क्यों नहीं मैं यूपीएससी कर लूं, भाई फिर तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। लोग सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मास्टर बन के करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। लोग सिर्फ मैथमेटिक्स के एक पार्ट, जियोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस के मास्टर बन के करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कीज की मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट बन के कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सो एक्चुअली आप एक थॉट जो पकड़ो उसको जिंदगी बना लो, एंड आप देखो कैसे वंडर्स होते हैं लाइफ में। यू विल एक्चुअली start realizing after a month that you are on right path। 4 स्टेजेस में आप वो एंड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचते हो। पहला मजबूरी, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा पैशन, और चौथा सेल्फलेस सर्विस। तो मजबूरी में शुरू करो, फोर्स करो खुद को, और चॉइसेस हो ना हो, और सबने ऐसे ही किया है। कुछ भी करोगे लाइफ में, कुछ भी करोगे, आप क्रिकेट खेलने लगो, क्रिकेट खेलने में मन नहीं लगेगा आपका, सुबह 6 बजे उठ के जाके प्रैक्टिस करनी होगी, 4 दिन में हालत खराब हो जाएगी, आप बोलोगे नहीं करना ये। सीरियसली, वो जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरा पैशन है, पैशन कुछ नहीं होता। 10 दिन उठा के अगर 6 बजे बोल, चल दौड़ लगा डेली 5 किलोमीटर, और उसके बाद प्रैक्टिस कर, नेट प्रैक्टिस, तो सारा पैशन जो है ना वो किनारे हो जाएगा। तो शुरुआत कंपल्सन से ही होता है। स्टार्ट विद दैट कंपल्सन ऑफ अचीविंग समथिंग, कि क्योंकि मुझे अचीव करना है, मुझे माइजरी में नहीं जीना है, मुझे हक है हर वो कुछ पाने का जो मैं पाना चाहता हूं। स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड ग्रेजुअली यू विल डेवलप इंटरेस्ट इन दैट फील्ड, फर्दर ग्रेजुअली विल बिकम पैशन फॉर यू दैट आप वो नहीं करोगे तो आप रह ही नहीं पाओगे।
हाँ, सच में देयर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी। गुलाब नहीं खिलेगा तो करेगा क्या? एंड फाइनल स्टेज जो होती है वो मैंने पहले आपको डिस्क्राइब की थी, लेकिन ये स्टेज शुरुआत नहीं हो सकती कभी। आप चाह के भी नहीं डेवलप कर सकते। शुरुआत स्टेज ज़्यादातर लोगों के लिए ये या ये होती है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो आप दूसरी स्टेज पर हो ऑलरेडी। अगर आपको नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता बल्कि आप इसलिए पढ़ रहे हो कि बीएसयू में जॉब मिले तो आप पहली स्टेज पर हो। कोई दिक्कत नहीं है, रहो पहली स्टेज पर, अच्छी बात है। सबने हमेशा पहली स्टेज से ही शुरुआत की है। अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको आईआईटी में जाना है तो आप पहली स्टेज पर हो। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आती है मज़ा तो जाओ फिर कॉमर्स पढ़ो। कॉमर्स क्यों नहीं पढ़ रहे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि पता है इससे आपका करियर बनना है। तो ये कंपल्सन है, इसमें कोई इंटरेस्ट या कोई पैशन या कोई दीवानगी नहीं है कि ये सर मेरा पैशन था मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सर मैंने ना, ये लेक्चर बाद में। ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको आईआईटी में जाना है, आपको पीएसयूज़ में जाना है, आपको आपका करियर बनाना है। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि किसी दूसरी फील्ड में करियर आपको लुक्रेटिव लगता हो, तो ऐसे लोग मोर और लेस समझ ही नहीं पाते हैं लाइफ को। क्योंकि आप जहाँ हो, जिस फील्ड में हो, जिस जगह हो, उसी में स्कोप है। आप उसमें एक सूत्रीय कार्यक्रम शुरू कर दो और आप उसी में टॉप पर पहुँचो। एंड आपके लिए कभी कोई स्कोप की कमी नहीं रहेगी। ये बात मैं पहले ही आपको बताई कि जो घास है वो गेहूँ नहीं बन सकता, जो गेहूँ है वो बाँस नहीं बन सकता और सबका अपना-अपना रोल है। धीरे-धीरे आपको सच में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। आप और जानने की कोशिश करोगे। आपने शुरू इसलिए किया था क्योंकि आपको जॉब चाहिए थी। लेकिन या आपने शुरू इसलिए किया था क्योंकि आपको एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाना था। लेकिन सच में बता रहा हूँ आप धीरे-धीरे हाँ, कुछ लोग इसी स्टेज से ग्रेजुएट करके दूसरी लाइफ में चले जाते हैं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाके फिर से वो शुरू करेंगे कंपल्सन से। लेकिन मान लो आप रिसर्च फील्ड में ही जाते हो तो फिर एक लिमिट पर जाकर आप इसी फील्ड में ये चौथी स्टेज तक पहुँचोगे। एक सेमी सर्कल है और इसलिए शुरू करो खिलना। सर शुरू करो। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है सर, बेसिक सा। हाँ। सर फोकस और कंसंट्रेशन दोनों अलग-अलग चीज़ है ना सर? हाँ, काइंड ऑफ। सर जैसे मेरा प्रॉब्लम है कि सर स्टडी की तरफ फोकस है लेकिन ना बीच-बीच में कंसंट्रेशन बहुत खराब होता है। उसका सर कुछ मतलब बताइए अगर रेमेडी है तो। जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसको फोर्सफुली एलिमिनेट करना होगा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा। जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको शुरू में फोर्सफुली एलिमिनेट करना ही होगा। एक्चुअली क्या है कि ज़िंदगी अल्टीमेटली क्रिएटिव फ्रीडम को बिलॉन्ग करती है, प्रोटोकॉल्स को नहीं। लेकिन शुरुआत हमेशा प्रोटोकॉल से ही होती है। अल्टीमेटली आप एक ऐसी स्टेज पर पहुँचते हो, जब चीज़ें ही आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगी। लेकिन उस स्टेज पर पहुँचने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को फोर्सफुली किल करना होगा। और क्या कोई इस पहले स्टेप को जंप करके चौथे स्टेप पर पहुँच सकता है? अनफॉर्च्यूनेटली नो। पहले बुद्ध को तपाना पड़ा खुद को। फिर बुद्ध ऐसी लिमिट पर पहुँच जाएँगे कि वो बुद्ध हो जाएँगे। है ना? तो वो लेकिन पहली स्टेज जो है, वो है कि आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा। आपका माइंड और आपका ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत पावरफुल टूल्स हैं, जिन्हें आप अगर अपने हिसाब से ट्रेन कर ले गए, हटाइए माइंड को बार-बार हटाइए, बार-बार हटाइए, बार-बार हटाइए। शुरुआत है ही कंपल्सन। शुरुआत है ही मजबूरी। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ ही है। किसका माइंड नहीं भटकता? किसका माइंड बीच-बीच में सोशल मीडिया पर नहीं जाना चाहता? या आज सोशल मीडिया है, पहले थॉट्स थे। सर हाँ। सर टू डू लिस्ट और वीकली टारगेट और मंथली टारगेट कैसे फिक्स करते हैं, मतलब कुछ? मुझे लगता है कि वीकली या मंथली या ईयरली टारगेट तो कभी अचीव नहीं होते और उससे उसको फिक्स करने मतलब मैं तो नहीं करता हूँ। और मुझे लगता नहीं है कि इट वर्क्स। लेकिन डेली टू डू लिस्ट काम करती है।
उससे होता ये है कि थोड़ा क्लटर कम हो जाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। क्योंकि उसके लिए एक अलग से ऐप डाउनलोड करो, फिर वो ऐप भी कुछ दिन बाद अनइंस्टॉल ही होता है। है ना? कुछ दिन बाद वो ऐप फिर अनइंस्टॉल ही होता है, वो फिर आप बहुत दिन बाद पता चलता है कि अच्छा ये ऐप भी मैंने इंस्टॉल किया था, इसको तो कभी यूज़ ही नहीं किया। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ओके? उस ग्रुप में सिर्फ मैं ही हूँ, उसमें मैं डेली मॉर्निंग एक लिस्ट बना देता हूँ कि आज मुझे प्रायोरिटी बेसिस पर ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है? एंड उसके बाद जो-जो चीज़ें कंप्लीट होती रहती हैं, उसी मैसेज को कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करके फिर से पेस्ट करता हूँ और उसके सामने वो ग्रीन टिक वाला जो इमोजी होता है, वो डालता जाता हूँ। शाम तक लिस्ट में हर एक चीज़, हर एक नंबर के सामने कुछ लिखा होता है और उसके सामने वो ग्रीन टिक वाला इमोजी, हर एक नंबर के सामने कुछ लिखा होता है, उसके आगे वो ग्रीन टिक वाला इमोजी होता है, कुछ लिखा होता है, उसके आगे वो ग्रीन टिक वाला इमोजी होता है। तो एक सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ भाई, अच्छा बीच में कई बार वो लिस्ट सुबह जो बनी होती है, उस लिस्ट को बीच में अपडेट भी करना पड़ता है क्योंकि कुछ और भी चीज़ें एंटर कर जाती हैं, जो आपकी लाइफ में नहीं करेंगी उतनी, लेकिन हमारी लाइफ में तो करेंगी ना, क्योंकि देयर आर इन प्रोफेशन देयर आर लाइक किसी ने कॉल की और उसने बोला कि सर आपसे मिलना चाहता हूँ मैं एसोसिएशन के रिलेटेड या जो भी, और प्रोफेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको अपडेट करते रहता हूँ एंड शाम तक अगर सारे नंबर्स के सामने जो लिखा हुआ है, उसके सामने वो ग्रीन टिक वाला इमोजी होता है, तो एक सैटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ भाई ठीक है, डे वाज़ गुड। डेली टारगेट्स वर्क करते हैं और डेली टारगेट्स वर्क करते हैं तो आपको फिर फर्दर कोई चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया का सारा एरिया छोटे-छोटे एरियाज़ का ही तो सम है। दुनिया का सारा वॉल्यूम छोटे-छोटे वॉल्यूम्स का ही तो सम है। दुनिया का सारा मास छोटे-छोटे मासेस का ही तो सम है। एक पेड़ को आज तक बढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये ज़रूर देखा है कि एक पेड़ जो 2 साल पहले 10 सेंटीमीटर ऊँचा हुआ करता था, वो आज 10 मीटर लंबा हो चुका है। कब बढ़ा वो? बढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा। सर ये 8 से 10, 10 से 11 ऐसा टाइम टेबल बनाया तो वो फेल ही हो जाता है, क्यों सर? नहीं, टाइम के हिसाब से नहीं, आप टास्क के हिसाब से बनाओ ना। हाँ, पर वो जैसे टास्क ऐसा बाँट दिया ना, 9 से 10 ये करेंगे, 10 से 11 ये करेंगे, क्या वो फेल ही होता है? वो फेल होगा, वो फेल होगा। या तो उसमें ठीक-ठाक टॉलरेंस दो कि प्लस माइनस हाफ एन आवर का टॉलरेंस। वो तो फेल होगा ना, क्योंकि भाई कुछ भी आप करने जा रहे हो अभी, तो उसका पहले से टाइम आपको कैसे पता चल गया? बट टास्क वाइज़ बनाओ, आप देख लो कि क्या-क्या टास्क हैं जो आज दिन भर में आप कंप्लीट कर सकते हो। अनरियलिस्टिक लिस्ट या अनरियलिस्टिक टारगेट ना बनाओ। एक रियलिस्टिक लिस्ट, रियलिस्टिक टारगेट बनाओ जो आपको लगता है कि हाँ, आज दिन भर में आप कर सकते हो। जैसे सर ने ये डीपीपी दी है और ये ब्रशअप क्विज़ दिया है और ये क्लास मुझे रिवाइज़ करनी है। ये इतना बना लिया। अनरियलिस्टिक टारगेट बना लोगे तो वो ज़बरदस्ती फिर वो वही हुआ ना कि कोई जोश-जोश में आके बिल्कुल कह रहा है कि मैं तो आज समंदर के इस पार से उस पार। वो तो नहीं होगा ना। चलो ये प्रॉब्लम करते हैं फटाफट। एक सेमी सर्कल से एक ट्रायंगल को हटा दिया। एक सेमी सर्कल से एक ट्रायंगल को हटा दिया। टोटल बेस है सेमी सर्कल का 120 mm एंड ये एंगल है 30 डिग्री। शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पता किया जाए। शेडेड एरिया के सेंट्रॉइड का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता किया जाए
दो एरियाज हैं, a इंटू एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी ए, एंड रिपीट नहीं करूंगा, इंटीग्रल एक्स डी ए को लिख सकते हैं ए आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई, ए आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई, ये हो गया सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल, एंड इस तरफ एल्जेब्रिक सम, फिर से सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल, सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल, सेम बात y बार के लिए अप्लाई करेंगे, ए वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रल y डी ए, and then we are going to get ay bar is equal to sigma ai yi, and a can be written as semicircle minus triangle multiplied by y bar, इस तरफ a1 y1 minus a2 y2. So a1 y1 minus a2 y2. नाउ सेमी सर्कल का रेडियस है 60 mm, तो उसका एरिया सबसे आसान बात है यहाँ पर 60 mm एंड डिवाइडेड बाई 2. डिवाइडेड बाई 2 क्यों? सेमी सर्कल है यार. पाई मल्टीप्लाइड बाई 60 स्क्वायर अपॉन 2, पाई मल्टीप्लाइड बाई 60 स्क्वायर अपॉन 2, पाई मल्टीप्लाइड बाई 60 स्क्वायर अपॉन 2. अब ये ट्राइंगल का क्या किया जाए? ट्राइंगल का एरिया क्या होगा मित्र? ट्राइंगल की हाइट मिल जाए तो बेस मालूम है मुझे. ये ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी ओ ए साइन 30. सो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 120 इंटू हाफ इंटू 120 इंटू ओ ए साइन 30. एच को मैं लिख सकता हूँ ओ ए साइन 30, एंड देन ओ ए को लिखेंगे. चलो ओ ए को क्या लिखेंगे वो अभी बताता हूँ. ओ ए साइन 30, यहाँ भी हाफ इंटू बेस इंटू ओ ए साइन 30, यहाँ भी हाफ इंटू ओ ए इंटू क्या कर रहे हैं, हाफ इंटू बेस 120 है ना. हाँ, तो बेस 120 हो गया और हाइट है ओ ए डिस्टेंस इंटू साइन 30, एंड वंस अगेन हाफ इंटू 120 इंटू ओ ए साइन 30. अब ओ ए क्या है? ओ ए है, अगर आप ठीक से देखो, बहुत ठीक से देखो, तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है. द एंगल मेड इन द हाफ सर्कल इज ऑलवेज गोइंग टू बी राइट एंगल. सो अगर ये है 120, तो ये हो जाएगा बेस इस राइट एंगल ट्राइंगल का. ओ ए अपॉन 120 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री. ओ ए अपॉन 120 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री. सो ओ ए को मैं लिख सकता हूं 120 cos 30, ओ ए को लिख सकता हूं 120 cos 30, ओ ए को लिख सकता हूं 120 cos 30, ओ ए को लिख सकता हूं 120 cos 30. अब x1 x2 और y1 y2. Now x1 x2 and y1 y2. सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट होगा 60 और y कोऑर्डिनेट होगा 4r/3 पाई. सेमी सर्कल के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट होगा 60 और सेमी सर्कल के सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट होगा 4r/3 पाई. एक बार फिर से, सेमी सर्कल के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट होगा 60 और 4r/3 पाई. तो x कोऑर्डिनेट 60 है दोस्त, और y कोऑर्डिनेट 4r/3 पाई है दोस्त. y कोऑर्डिनेट इज 4r/3 पाई. ट्राइंगल के लिए
आई एम गोइंग टू राइट इट। अगर आप समझ सकें तो अप्रिसिएट करना खुद को, नहीं समझ सकें तो कोई बात नहीं। 0 120 प्लस OA cos 30 डिवाइडेड बाई 3 और ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट होगा 0 प्लस 0 प्लस OA sin 30 डिवाइडेड बाई 3। x1 y1 0, 0 है, x2 y2 120, 0 है और x3 y3 OA cos 30 और OA sin 30 है। सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, सॉल्व कर लो। OA की वैल्यू अलग से एक्सप्लेन कर दी है मैंने। एक बार शांत दिमाग से खुद से भी करना इस प्रॉब्लम को, अच्छी प्रॉब्लम है।